everybody actually is going through the same problem. तो हर किसी ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ था। पाकिस्तान में तो ऐसा ही होता है, आप टाइम पे तो कुछ काम कर नहीं सकते, लेट सिटिंग तो होगी। देखो बॉस बैठा हुआ है तो तुम्हें बैठना पड़ेगा। 98% ऑफ द टाइम I do not get late because of the traffic. I get late because I do not plan my journey correctly. बहुत दफ़ा लोग प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, वो मास्टर्स कर चुके, ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं, उन पर बहुत सिंपल, बहुत बेसिक लाइफ स्किल्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल उनको टाइम को मैनेज करना नहीं आ रहा होता, तो उसको अपने गोल्स कैसे सेट करने हैं उसको नहीं मालूम होता। तो ये सारी चीज़ें हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें नहीं बताता। कोर्सेज तो तकरीबन स्कूल में भी होते हैं, टाइम मैनेजमेंट पे भी वो कुछ बता रहे होते हैं। दिस इज नॉट टाइम मैनेजमेंट। ग्रोथ किस तरीके से हो सकती है। इतना अमेजिंग टैलेंट है इस मुल्क के अंदर, मगर उनको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं, उनको कोई विजन देने वाला नहीं है। जितने ग्रेट लोग हैं आज के टाइम पे, वो ग्रेट लोग जो हैं वो वर्क लाइफ बैलेंस उनके लिए कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये वर्क लाइफ बैलेंस ही क्या चीज़ होती है, ये होनी चाहिए? हम तो इस वक्त मैं कहता हूँ जंगी सूरत हाल में, और जंगी सूरत हाल में आप छुट्टी नहीं करते। पाकिस्तान कितने महाज पे एक साथ अभी जंग की सूरत हाल पे है। तो सर आप और मैं जो है वो इस वक्त मैदान जंग में है, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, अपनी यंग जनरेशन के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। एक इंडिविजुअल है, उसका अगर किचन सॉर्टेड नहीं है तो वो बाहर की प्रॉब्लम्स क्या देखेगा। अकबर इलाहाबादी ने कहा था ना कि देखिए साहब क्या खूब कारहाय नुमायां कर गए, देखिए साहब क्या खूब कारहाय नुमायां कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द कुलाची कास्ट। हमारी ज़िंदगी जब शुरू होती है बचपन से लेके बुढ़ापे तक, उसमें बहुत सारे फेजेस आते हैं। पहला फेज जो आता है वो आता है स्कूलिंग का। स्कूलिंग में ज़्यादातर हमारी जो जनरली बच्चे होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वो अच्छे नंबर्स ले आएँ। अच्छे नंबर्स ले आएंगे तो अच्छे कॉलेज चले जाएंगे, और कॉलेज में भी हमारे अच्छे नंबर्स आ गए तो हम यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, और यूनिवर्सिटी में अच्छी सीजीपीए आ गई या आपकी कोई पोजीशन आ गई, यू विल गेट टू अ मल्टीनेशनल, या आप मुल्क से बाहर चले जाएंगे। एटलीस्ट पाकिस्तान में ज़्यादातर बच्चों का यही ऑब्जेक्टिव रहता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें हमारे जो स्कूल का टाइम है उसमें लोग लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं, नंबर कम भी आ जाए उनके पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं। सिमिलरली व्हेन दे गो इनटू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाद और जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, कुछ लोग अपने इदारे बना लेते हैं और कुछ कंपनीज में जॉब करते हैं। तो ये जो सारे फेजेस हैं, इन फेजेस के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो नंबर्स लाना है, या फिर अपनी लाइफ इम्प्रूव करना है, अपनी फैमिली की इम्प्रूव करना है, अपने ख़ानदान की इम्प्रूव करना है, या जो उससे ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो वो कोशिश करते हैं कि वो लार्जर देन देयर लाइफ वो इम्पैक्ट क्रिएट करें अपनी सिटी में, अपने मुल्क के लिए, और फॉर ह्यूमैनिटी एट लार्ज इन ऑफ कोर्स मुस्लिम उम्मा। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये फॉर डेकेड्स एफर्ट लगा रहे हैं उस कैटेगरी के लिए जो अपना ऑफ कोर्स जो उनका जो भी जिंदगी में वो कर रहे हैं उसको तो इम्प्रूव करें, उससे बढ़ के कम्युनिटी के लिए, अपने शहर, अपने मुल्क के लिए, और लार्जर देन लाइफ ह्यूमैनिटी और मुस्लिम उम्मा के लिए किस तरीके से हम बेहतरी ला सकते हैं। थैंक यू सो मच यमीनुद्दीन भाई फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड वेलकम टू द शो। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद अर्ली लाइफ ऑफ योर्स, आपकी स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँच गए। बहुत सारे लोग आपको जानते हैं माशाल्लाह ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट आज आई वुड वांट टू रियली लिसन टू द अर्ली लाइफ ऑफ योर्स। अच्छा जैन भाई, मेरी पैदाइश एक बड़े हम्बल से घराने में हुई। मेरे वालिद साहब हाई स्कूल टीचर थे, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे, और वालदा हमारी जो थी वो नेशन बिल्डर थी। तो बचपन तो एक छोटे से मोहल्ले में एक जगह घर में गुजरा, और उसके बाद हुआ ये कि यानी कि जब मैंने मैट्रिक किया वो भी मैंने एक सरकारी स्कूल से ही किया था। तो वालिद साहब का मेरा इंतकाल हो गया, तो एकदम से जो है ना, मैं घर में सबसे बड़ा था बच्चों में, तो वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो मैं शायद 16-17 साल का था, तो मेरे पे एकदम से जो है ना वो लाइफ का लोड आ गया। ओके। ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि अब वो अब क्या होगा,
तो उससे पहले तो बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा ही नहीं था कि वह पढ़ाई चल रही थी और जनाब वाली एग्ज़ाम पास से साथ में एग्ज़ाम पास करते करते हम आगे बढ़ते मैट्रिक तक पहुंच गए, कॉलेज के पहले साल में आ गए। तो अब पता लगा कि जनाब वाली तो घर भी चलाना होता है, तो घर में कमाने वाला एक ही था, वालिद साहब थे। तो अब क्या होगा? तो मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब के इंतकाल के नेक्स्ट डे तो मेरी वालदा ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि भाई देखो अब्बू का तो इंतकाल हो गया है, तो तुम घर में बड़े हो तो तुमको ज़रा देखना पड़ेगा, तुमको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो ये जो है वो काम भी करना पड़ेगा, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो खैर मैं सोच तो रहा था अब एक दिन पहले से ही सोचना शुरू हो चुका था मैं अच्छा, कि ये अब होगा ज़िम्मेदारी क्या? आ गई है। हाँ, मतलब ये तो मुझे पता था ज़िम्मेदारी आ गई है, होगा कैसे और क्या होगा और क्या करूँगा? तो खैर वो फिर हमने जो है ना वो द थर्ड डे ऑफ माय फादर्स डेथ तो एक हमारे जानने वाले थे पड़ोसी थे। तो तो मैंने उनसे कहा कि भई मुझे कुछ करना है और देखें आपको तो मालूम है घर में नहीं है। वो मतलब इनकम की जो आमदनी है वो कैसे होगी? अच्छा मेरे वालिद साहब सरकारी मुलाज़िम थे तो फिर उनकी पेंशन और वो सारा मतलब वो एक बड़ा ज़िंदगी का जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस था कि जो है ना वो जब किसी का इंतकाल हो जाता है, उसके बाद उसकी पेंशन को अप्रूव करवाने में या उसका जो जो भी सरकारी वो आफ्टर डेथ बेनिफिट्स होते हैं, वो लेने का मरहला जो होता है वो आसान नहीं होता। तो एक 16 साल का 17 साल का लड़का जो है, वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है, कभी इस ऑफ़िस में जा रहा है, कभी उस ऑफ़िस में जा रहा है, कभी ये फ़ाइल, कभी ये अप्रूवल। तो दैट्स हाउ नेक्स्ट 2 इयर्स जो है ना वो दे हैव गॉन और फिर 2 साल के बाद हमारी वालदा को पेंशन मिलना शुरू हुई। तो मुझे मुझे याद है, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 90s तो 910 रुपए मेरी अम्मी की हमारी अम्मी की पेंशन थी, अच्छा। महीने की 910 रुपए और वो हर महीने नहीं मिलते थे। अच्छा। तो उनको फंड जो है ना वो शॉर्ट हो जाया करता था। तो कहता भाई फंड नहीं आया तो फंड आएगा तो फिर आपको मिलेंगे। तो वो कभी 6 महीने में 1 मर्तबा मिलते थे, कभी 5 महीने में यानी कि मिलते थे 6 महीने के इकट्ठे, इकट्ठे। ठीक है? 900-900 रुपए करके ना। तो वो एक चैलेंज था। फिर मैंने ट्यूशन्स पढ़ानी शुरू कर दी। सही। तो मेरा जो है ना ज़िंदगी में मैंने पहला काम किया था अपने वालिद साहब के इंतकाल के तीसरे दिन मुझे एक ट्यूशन मिल गई। तो मैं 350 रुपए उसकी फ़ीस थी और क्लास 1 की एक बच्ची को मैंने पढ़ाया। और उसके बाद मुख्तलिफ़ काम करता रहा, उसके बाद पढ़ाई भी चलती रही। फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल था कराची में, अब तो खैर वो हॉस्पिटल नहीं है, छोटा-सा हॉस्पिटल फेडरल बी एरिया में। वहाँ पे मैंने एज़ ए रिसेप्शनिस्ट मुझे जॉब मिल गई, तो रिसेप्शनिस्ट वाली जॉब कर ली। तो 950 रुपए मिलते थे, वहाँ पे वो किया और इस तरह पे ट्यूशन है ये तकरीबन कौन से ईयर की बात है? दिस इज़ अराउंड 1992 अच्छा, व्हेन आई वाज़ बोर्न। व्हेन यू वर बोर्न, यस। तो 1992 की ये बात है, 92-93 की बात है। तो ये किया जुमा बाज़ार में जुमा बाज़ार उस ज़माने में जुम्मे को छुट्टी होती थी अच्छा। पाकिस्तान में ना, संडे को नहीं होती थी। ओह! तो जुम्मे को छुट्टी हुआ करती थी, तो जुम्मे को फिर ये हुआ कि मैंने कहा कि यार जुम्मे के दिन क्या करेंगे? कुछ तो यूटिलाइज़ करना चाहिए, तो जुम्मे को जुमा बाज़ार लगता था। तो जुम्मा बाज़ार में जो है ना यूनिलीवर तो लीवर ब्रदर्स कहते थे उस ज़माने में। तो लीवर ब्रदर्स का जो है ना स्टॉल होता था। तो उसपे जो है ना उनकी जो प्रोडक्ट होते हैं ना ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलरली जो कुकिंग ऑयल वगैरह। तो मेरा जो है ना मेरी ड्यूटी होती थी कुकिंग ऑयल वाले टेबल के सेक्शन ऊपर पे। सेक्शन के अंदर के भाई वो जुम्मा बाज़ार में टेंट में आप जाके खड़े हो जाएँ और अब आपने जो है ना वो डब्बे बेचने हैं तेल के। तो मैंने ये काम भी किया। तो जुम्मे पूरा दिन काम करने के 60 रुपए मिलते थे उस ज़माने में। यानी कि सुबह 7 बजे आपको पहुँचना होता था और रात में तकरीबन 11 बजे आप फ़ारिग होते थे। तो 60 रुपीज़ मिलते थे, लेकिन वो 60 रुपीज़ में एक 16-17 साल के बच्चे के लिए बड़े कीमती थे। एंड आई रिमेंबर कि मैं जो है ना वो बस में जाने की बजाय 5 किलोमीटर पैदल जाता था कि यार वो बस में जाऊँगा तो जो है ना वो 8 आने किराया लगेगा 50 पैसे, तो बचा लो। तो दैट्स हाउ फिर उसी में मैंने एफएससी किया। फिर एफएससी के बाद मैंने जो है ना वो बीकॉम किया। फिर एक इदारा है पाकिस्तान में आईसीएमए उसे कहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट पाकिस्तान। तो मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज़ जो है ना वो वहाँ से हुई। इसी दौरान मैंने फिर अपना प्रोफेशनल प्रॉपर करियर शुरू कर दिया, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ ही मैंने प्रॉपर जॉब करनी शुरू कर दी। ठीक तो है। दैट्स हाउ माई चाइल्डहुड एंड यंगर सेल्फ डेवलप। माशाल्लाह। तो जो आपके प्रोफ़ेशनल करियर था, वहाँ से टिल व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, तो ये स्टोरी कैसे कनेक्ट होती है? हाँ, ये ऐसे कनेक्ट होती है कि चूँकि मैंने अकाउंट्स पढ़ी थी, फाइनेंस अकाउंट्स, तो मैंने करियर शुरू किया। तो फिर 1 साल के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि यार मेरी और अकाउंटिंग की और फाइनेंस की दोस्ती जो है, नहीं हो रही है। वो हो नहीं रही।
ठीक है ना, मतलब इट वाज क्वाइट बोरिंग। मतलब मेरी पर्सनालिटी जो है वो काफ़ी एक्सट्रोवर्ट, लोगों से मिलना जुलना मुझे पसंद था, उस वक्त पसंद था मुझे। तो अकाउंटिंग की जॉब में ऐसा होता था कि हम जाके बैठ जाया करते थे और जनाब यारी नंबर क्रंचिंग हो रही है और डाटाबेस एंट्रीज हो रही हैं। तो वो 1 आध साल तो मैंने कर लिया, लेकिन उस वक्त मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मैं काम ऐसा होना चाहिए जिसमें लोगों से कोई मिलना जुलना हो, कोई हिल-जुल हो, कोई नई सिचुएशंस आ रही हों। तो मैं उस वक़्त जिस कंपनी के लिए काम करता था, मैं उसी कंपनी के अंदर रहते हुए अपने सीईओ से मैंने कहा कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं तो आई वांट टू रिज़ाइन। कहने लगे, "भई क्या हो गया?" ए, कहने लगे, "मज़ा नहीं आ रहा क्या मतलब?" मैंने कहा, "मज़ा नहीं आ रहा? मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा ना, मैं सुबह से लेके शाम तक बैठा हुआ हूँ, तो आई एम नॉ इट लुक्स लाइक कि यार मैं कहीं मुझे किसी ने कैद कर दिया है।" तो ख़ैर उनकी वो ही वाज़ क्वाइट अ नाइस मैन, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक काम करो, तुम जो है ना वो हमारे मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट में आ जाओ। तो देन आई मूव टू मार्केटिंग। अच्छा, सेम हाँ, कंपनी में। सेम कंपनी में। तो फिर मैं सेम कंपनी में मैंने मार्केटिंग के अंदर और सेल्स के अंदर फिर मैंने अपना करियर उसी में फिर मेरा पूरा करियर रहा है। 8-9 साल मैंने मार्केटिंग और सेल्स में किए। अच्छा, ड्यूरिंग दैट पीरियड हुआ ये कि आपने कहा कि सफ़र वहाँ से यहाँ जी, तक जी। कैसे आया? तो मुझे तकरीबन 8 साल हो गए थे काम करते हुए, तो व्हेन आई वाज़ वर्किंग इन दैट कंपनी, तो हमें पता लगा कि यार एक कंपनी है टाइम लैंडर्स, तो उसके मतलब फाउंडर हैं सुलेमान अहमद साहब। तो वो एक साहब हैं, वो जो है ना ट्रेनिंग कराते हैं टाइम मैनेजमेंट की, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है। कुछ इस तरह की किसी से कोई फीडबैक आया, तो हमने फैसला किया कि यार अपनी कंपनी में हम जो है ना उनको बुलाते हैं और अपने लोगों के लिए ट्रेनिंग कराते हैं। सो वी इनवाइटेड सुलेमान भाई इनटू आवर कंपनी, और हमने एक 20-25 लोगों का ग्रुप बनाया और हमने वो ट्रेनिंग अटेंड, आई मीन आई वाज आल्सो द पार्टिसिपेंट इन दैट ट्रेनिंग। ठीक है, अच्छा, वो थी स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग। सही है। कौन से अ, ईयर की बात होगी ये? ये बात है 2004। ओके, 2004 की बात है यार, ठीक एग्जैक्टली। है। ठीक है ना, और टाइम लैंडर्स इस्टेब्लिश हुई 2002 में। तो टाइम लैंडर्स को तकरीबन 2 साल हुए थे, 1.5-2 साल हुए थे, तो न्यू कंपनी, और वो एक ही ट्रेनिंग करवाया करते थे टाइम मैनेजमेंट की। तो वो ट्रेनिंग जो थी ना, वो इट प्रूव्ड टू बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। और अच्छा, चूँकि मैं कॉर्पोरेट लाइफ़ में था, तो कॉर्पोरेट लाइफ़ में जो ज़माने में चैलेंजेस होते थे, लेट सेटिंग हो रही है, कभी जो है ना वो घर से सुबह निकलना पड़ रहा है और देर हो रही है, तो बहुत सारी पर्सनल चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, ग्रोथ नहीं हो पा रही, लर्निंग नहीं हो पा रही। तो वर्क लाइफ़ बैलेंस जिसे हम कहते हैं ना, कि वो एक इश्यू बड़ा फेस होता था, और प्रायोरिटाइज़ेशन का बड़ा इश्यू होता था कि यार क्या करना है, क्या नहीं करना है, बॉस ये कह रहे हैं, दूसरा बॉस ये कह रहा है, कस्टमर ये कह रहा है, करना क्या है? तो अभी पर्सनल लाइफ के अंदर भी बड़े फ़ायदे हुए मुझे। पर्सनल लाइफ कैसे मैनेज करनी है, फैमिली कैसे मैनेज करनी है। अच्छा, और मैं रिसेंटली आई आई गॉट मैरिड एट दैट टाइम। तो वो जो ट्रेनिंग थी ना, वो मेरे लिए थी लाइफ चेंजिंग, क्योंकि मैंने उस ट्रेनिंग में जो सीखा, और तो मैंने ये किया कि आई स्टार्टेड अप्लाइंग ऑल ऑफ दोज़ कॉन्सेप्ट वन बाय वन। अगर जैसे-जैसे मैं अप्लाई करता जाता था, तो मुझे बड़ा फ़ायदा होता था। यानी मेरे मसले हल होना शुरू हो गए। अच्छा, मुझे समझ में आ गया कि लेट सेटिंग की जो वजह है, फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कंपनी नहीं है। इट्स नॉट द कंपनी, इट इज़ माय पर्सनल मिसमैनेजमेंट अच्छा, ऑफ टास्क्स। मैं उसको मैनेज ही उस तरीके से नहीं कर, गलत तरीके से मैनेज कर रहा हूँ। तो हमने जो है वो जनाब अली अपने आप को ज़रा बेहतर मैनेज करना शुरू कर दिया, और बहुत सारी चीज़ें समझ में आईं, तो वो मैंने अप्लाई की, तो मुझे मेरी पर्सनल लाइफ़, मेरी प्रोफ़ेशनल लाइफ़, यानी कि ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। मतलब जब वो इम्प्रूवमेंट आई, तो लोगों ने उसको नोटिस करना शुरू किया कि तुम तो ऐसे कर यार, तुम तो मतलब तो मैं लेट कहीं होता नहीं था, हर जगह टाइम पे पहुँच जाऊँ। तो ये कैसे तुम करते हो यार? तुम्हारे काम पूरे हो जाते हैं, डेडलाइन से पहले तो मीट कर लेते हो। तो मैंने कहा यार, वो आपने ट्रेनिंग की थी ना, उसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो आई एम रियली गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। नमाज़ें टाइम पे हो रही हैं, बेगम खुश, अम्मी खुश, कभी ये टाइम पे आ रहा है, टाइम पे जा रहा है, ठीक है? तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरे आस-पास जितने उस वक़्त जो भी लोग हैं, मेरे दोस्त थे, कोलीग्स थे, कज़न्स थे, मेरी कंपनी के अंदर और बहुत सारे लोग जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं की थी। हम तो 20-25 लोगों ने ट्रेनिंग की थी, कंपनी में सैकड़ों सैकड़ों लोग काम कर 300 लोग काम करते थे शायद। तो एवरीबॉडी एक्चुअली इज़ गोइंग थ्रू द सेम प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। हर किसी का एक चैलेंज है। अच्छा, लेकिन वो चैलेंज को ना लोग आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे कि यार ये हमारा चैलेंज है। तो हर किसी ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ था कि यार ऐसा ही होता है। ठीक है ना? यार ऐसा ही होता है। पाकिस्तान में तो ऐसा ही होता है। हुँ। आप टाइम पे तो कुछ काम कर नहीं सकते। पाकिस्तान में तो आप लेट होंगे। हैं? सही। लेट सीटिंग तो होगी। हाँ, देखो, बॉस बैठा हुआ है तो तुम्हें बैठना पड़ेगा। हाँ। ठीक है ना? तो एक 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 माइंडसेट था। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो लगता है कि जो है ना वो माइंडसेट का प्रॉब्लम है एक्चुअली। ठीक है ना? अगर ट्रैफ़िक ऐसी होती है यार, फिर मुझे ये भी समझ में आ गया था कि एक्चुअली मैं अगर कहीं लेट होता हूँ,
तो 98% ऑफ द टाइम आई डू नॉट गेट लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, आई गेट लेट बिकॉज आई डू नॉट प्लान माई जर्नी करेक्टली। ठीक है ना, ये मुझे समझ में आया। तो उसके बाद से मुझे समझ में आया कि ओहो, लेट होने की वजह ट्रैफिक नहीं है। तो लोग अभी भी कहते हैं ना, यार लेट हो क्या भाई, आप लेट क्यों हो? यार हो सर, अमीन भाई ट्रैफिक बहुत है। ठीक है ना, तो ट्रैफिक तो पाकिस्तान कराची से ज़्यादा बहुत सारे दुनिया के शहरों में ट्रैफिक होती है ना। बिल्कुल। आपने दुबई में देखी होगी या हाँ। आपने यूएस में देखी होगी बहुत सी जगहों पर। ठीक है ना, जद्दा की ट्रैफिक जो है वो वीक डेज के अंदर कभी बड़ी मतलब बड़ी जो है ना पेनफुल होती है। तो इट्स नॉट ट्रैफिक, इट इज़। तो मुझे समझ में आ गया, तो मैंने कहा कि यार ये अपने आसपास के लोगों को भी मुझे पढ़ाना चाहिए। सो आई स्टार्टेड एक्चुअली टीचिंग दैट टाइम मैनेजमेंट कोर्स, स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट कोर्स टू माई कोलीग्स इन, सही है। जो जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं की थी ना, उन सारे लोगों को मैंने कराया। मतलब उसमें सिक्योरिटी गार्ड भी है, ड्राइवर भी है, अच्छा। हाँ हाँ, मैंने किसी बंदे को नहीं छोड़ा। ओके। मैंने अपने अपने सीईओ साहब जो थे ना, उनसे बोला, मैंने कहा यार सबको पढ़ाना है। तो उन्होंने कहा पढ़ाओ। तो हम शाम को 5 बजे के बाद 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा लगा के ना हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ा दिया। फिर मैंने कहा कि यार मैं तो अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी जो फैमिली है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और चल रही थी, मेरी फ्रीक्वेंसी कुछ और चल रही है। तो मैंने कहा यार, तो फ्रीक्वेंसी अगर मैच नहीं करेगी तो फिर तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा यार, हम्म। हैं? और फैमिली की फ्रीक्वेंसी मैच करना जो है ना, वो बड़ा क्रिटिकल होता है। देन पर्टिकुलरली वाइफ की फ्रीक्वेंसी अगर आपके साथ मैच नहीं कर रही इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ गोल ओरिएंटेशन, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। तो मैंने फिर अपने अम्मी को, बेगम को, बहन-भाइयों को सबको बैठा के घर में ना कोर्स करवाया। अच्छा। हाँ, लिटरली वन संडे आई रिमेंबर, एक संडे के दिन मेरे पास जो है ना वो लैपटॉप उस वक़्त नहीं था, तो मैंने किसी से लैपटॉप उधार लिया। एक हमारे जानने वाले थे, वो प्रोजेक्टर रेंट पे दिया करते थे, उनसे प्रोजेक्टर रेंट पे लिया, ₹1000 पर डे के हिसाब ओके। से। तो वो कर करा के मैंने जो है ना अपने घर में ही अरेंजमेंट करके और मैंने जो है ना वो फैमिली को वो करवा दिया। एंड और इट एट दिस टाइम ये सब कुछ अनऑफिशियल चल रहा था, ये नॉट अनऑफ़िशियल, कनेक्टेड विद टाइम नहीं, वेंडर्स। नहीं, 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 ये अनऑफ़िशियल चल रहा था, बट सुलेमान भाई न्यू कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, और वो बड़े अच्छा। वो कहते थे, हाँ यार करो यार, पढ़ाओ, बड़ा अच्छा है। सही अच्छा, है। वो इस तरह से मुझे फिर क्या हुआ कि वो हमारे मोहल्ले से रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई, हमारी मस्जिद थी हमारे मोहल्ले में। तो इमाम साहब ने कहा कि यार तुम हम मस्जिद में करवा दो, तो हमने मस्जिद में करवा दिया। अच्छा। हाँ, मैंने मस्जिद में करवा दिया कोर्स। और वो एक और कहानी है कि उसके ऊपर जो है ना बड़ा मसला हो गया, मस्जिद में मैंने प्रोजेक्टर लगा दिया ले आके। समझ रहे हैं आप? तो मस्जिद में जो है ना प्रोजेक्टर लगा दिया और वो स्लाइड्स आनी शुरू हो गई, तो लोगों ने कहा भाई ये मस्जिद में क्या हो रहा है? तो वगैरह हर तरह के लोग होते हैं, तो लोगों ने कहा पता नहीं ये कोई मूवी दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्या होने वाला है? ये मस्जिद है, क्या है? और वो बड़ा जनाब अली हंगामा, अगर इमाम साहब थे हमारे, अल्लाह उनको खुश रखे, उन्होंने मैनेज किया। फिर रमज़ान आ रहे थे, तो रमज़ान में मैंने इतिकाफ़ किया, तो आई डिसाइडेड किया जितने मुतकिफ़ीन होंगे ना, इन सबको पढ़ा दो। अच्छा। हाँ, तो मस्जिद में कोई जितने भी मुतकिफ़ीन थे 70-80, तो हम ये करते थे कि रोज़ाना हमारे मस्जिद में बने। तो मैंने कहा टाइम मैनेजमेंट पढ़ाओ, तो लोग बड़े खुश, इमाम साहब बड़े खुश, गए तो बड़ा फ़ायदा हो गया। तो देन जो है ना वो, अच्छा फिर मेरी ट्रैवलिंग भी शुरू हो गई थी। जब मैं ट्रैवल करता था या दूसरी कौमों के लोगों से मिलता था ना, तो आई ऑल्सो स्टार्टेड रियलाइजिंग पेनफुल रियलाइजेशन कि यार मतलब लोग ऑर्गेनाइज तरीके से, स्ट्रक्चर तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं। ट्रैफिक स्ट्रक्चर्ड होती है, हमारे यहाँ कोई काम जो है ना वो स्ट्रक्चर नहीं होता। हम ऑर्गेनाइज नहीं हैं, हम इनडिसिप्लिन हैं, और दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम क्यों दुनिया के पेस के मुताबिक हम नहीं चल पा रहे। तो ये सोचकर देन सुलेमान भाई जो मेरे मेंटोर भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, टाइम मैनेजर्स के फाउंडर भी हैं। जी। और वी डिसाइडेड, इन्होंने कहा कि यार तुम ये काम पे आ जाओ यार, हम 2 लोग हो जाएँगे, ज़्यादा हम काम कर सकेंगे, यानी आवर नेशन नीड्स इट। यानी सही कि है। जो डेवलपमेंट है, पर्सनल डेवलपमेंट है। तो यमीन भाई ये कोर्सेज तो तकरीबन स्कूल में भी होते हैं, टाइम मैनेजमेंट पे भी वो कुछ बता रहे होते हैं, इतना रिगरस नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें मिलता रहता है। मतलब स्कूल में पूरा टाइम टीचर्स हमें यही कह रहे होते हैं, टाइम पे आओ। सही है, सुबह अगर 8 बजे की क्लास हो रही है तो आई यूज टू बी लेट। तो अब उसमें वो भी बोलते रहते थे। हाँ। और व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू ऑफिस, वो एक विजन चेंज हुआ, तो वो सेटिंग चेंज हो गई। खैर, तो ये क्या क्या चेंज क्या होता है इसके अंदर? मतलब आपने बिफोर डूइंग इट ऑफिशियली, तो पहले आपने क्या देखा कि गार्ड को भी करवा दिया, फैमिली को भी करवा दिया, सबको करवा दिया, तो उनमें इंस्टेंट कुछ चेंज आया या क्या, कितने परसेंट चेंज आया? हाँ, देखिए कुछ लोगों में तो इंस्टेंट चेंज आया, और कुछ लोगों में इंस्टेंट चेंज नहीं भी आया, कुछ लोगों में बहुत टाइम के बाद चेंज आया, कुछ लोगों में चेंज नहीं भी आया, बिल्कुल भी नहीं आया। अच्छा। तो ऐसी बात है कि हर बंदा तो एक तरीके से नहीं लेता ना। हम्म। तो इंस्टेंट चेंज तो बहुत कम लोगों में आता है। अच्छा। मतलब चेंज जो होता है वो एक्चुअली ग्रेजुअल होता है। सही ठीक है। है ना?
ठीक है ना। अच्छा, वो आपने कहा कि भाई होता क्या है, देखिए स्कूल में या हमारे, मुझे तो याद नहीं कि स्कूल में टाइम मैनेज, देखिए ये कहना कि आप टाइम पे आ जाएं, हाँ दिस इज नॉट टाइम मैनेजमेंट। भाई टाइम पे कैसे आऊं, मैं टाइम पे आ नहीं पा रहा ना, हाँ, तो उसका मतलब ये है कि मैं कोई रिवर्स इंजीनियर हाँ, मैं कोई ऐसा चीज़ नहीं कर रहा कि जिसकी वजह से मैं टाइम पे आ जाऊं। हम्म, तो वो क्या चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी या मुझे करनी चाहिए कि जिससे मैं टाइम पे आ जाऊं, जिससे मैं अपना होमवर्क टाइम पे कर लूं, या प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद अपनी डेडलाइंस मीट कर लूं, हम्म, ठीक है ना। मैं क्या नहीं कर रहा कि जिसकी वजह से मेरी प्रायोरिटीज़ जो है ना वो मैस्ड अप हो रही हैं, ठीक है ना। मुझे क्या बात समझ में नहीं आ रही है कि जिसकी वजह से मैं अपनी बहुत सारी जो कमिटमेंट्स हैं वो मिस कर जाता हूँ, हम्म, ठीक है। तो हमारी जो स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट की जो मेरी वर्कशॉप है ना, उस वर्कशॉप के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करते हैं, ठीक है सही ना। है। इट्स नॉट जस्ट कि टाइम मैनेजमेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट के टाइम पे आ जाएं, हाँ, पर टाइम पे आ गए अगर, तो टाइम पे आके करना क्या है, टाइम पे आकर जो अब टाइम है उसको मैनेज कैसे करना सही है, है ना। तो सही है, दैट्स एन आर्ट, ठीक है, ठीक है ना, दैट्स एन आर्ट कि भाई मुझे अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है। समझ गया। बिजीनेस हाँ, हाँ, इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। somebody who's very busy but that doesn't mean that that person is also productive। तो हम ये कहते हैं कि भाई आप बिजी हों लेकिन आप प्रोडक्टिवली बिजी हों, और वो प्रोडक्टिविटी भी आपकी मीनिंगफुल होनी चाहिए, मतलब जिसके एंड पे कोई आपको सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट भी हो, उसका जो है ना वो कोई पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस भी हो, आपकी लाइफ पर हो, आपसे जुड़े हुए लोगों की लाइफ पर हो, तो तब आप कहेंगे, हम कहेंगे कि यार आप टाइम को स्ट्रेटेजिकली मैनेज कर रहे हैं। अदरवाइज तो आप टाइम पे आ जाएं, टाइम पे चले जाएं, लेकिन सर उस दौरान में आपने जो है ना अगर कोई प्रायोरिटाइजेशन ही सही नहीं की हुई है, आपकी कमिटमेंट्स भी पूरी नहीं हो रही हैं, कस्टमर भी नाराज़ हो रहा है या फैमिली मेम्बर नाराज़ हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ टाइम मैनेजमेंट को पंक्चुअलिटी को आप टाइम मैनेजमेंट कह रहे ओह हैं, यस, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात टाइम की है। मैनेजमेंट इज मच मोर देन पंक्चुअलिटी इज, मैं कहता हूँ कि जस्ट मे बी 5% ऑफ टाइम मैनेजमेंट, अच्छा, जस्ट 5 to 7% ऑफ टाइम मैनेजमेंट, दैट्स इट। बहुत अच्छी बात की है। मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे रिकॉल हो रही हैं, तो मैं मैप कर पा रहा हूँ इस चीज़ को। तो आपकी मुलाकात हुई सुलेमान अहमद साहब से, जी जी जी। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, और ये क्या टाइम था, क्या टाइम पे? 2004, नहीं फोर नहीं, ही था, मुलाकात अच्छा, मेरी तो 2002 में हो गई थी पहली, 2 में हो गई थी, जब प्राइम मिनिस्टर बनी या थी, हाँ, ठीक है ठीक है। ना। एंड आई वाज गोइंग थ्रू दी लर्निंग प्रोसेस। अच्छा, मैंने कहा ना कि मैं ये देख रहा था कि यार काफ़ी हमारे माशरे में जो है ना वो हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कि हमारे यहाँ हम बचपन से अपने बच्चों को पर्सनल डेवलपमेंट या उनकी जो जो एक्चुअल लाइफ स्किल्स हैं ना वो हम डेवलप नहीं करते आम तौर पे। हुँ, हुँ, यानी कि हम स्कूल भेजते हैं बच्चों को, कॉलेज भेजते हैं, यूनिवर्सिटी भेजते हैं, तो दैट्स ऑल अबाउट कि भाई अच्छा पढ़ लो, अच्छी कॉलेज में चली जाओगे, अच्छे स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी, क्यों? ताकि तुम जो है ना पैसे ज़्यादा अच्छे कमा लो। हुँ, हुँ, तो आपकी जो हमारी एजुकेशन का ओवरऑल जो सिस्टम है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड होता है इस बात के ऊपर कि बस तुम यार अपना करियर अच्छा बना लो, तुम पैसे बना लो, और उसके अंदर जो लाइफ के और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं ना वो हमारे डेवलप नहीं होते। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में इंसान आता है हमारी सोसाइटी में, तो वो बहुत दफ़ा, आई एम श्योर कि आपका एक्सपीरियंस भी होगा, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है, मुझे काम करते हुए 30 साल हो गए हैं, कि बहुत दफ़ा लोग प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, वो मास्टर्स कर चुके, ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं, मगर उनके पास बहुत सिंपल, बहुत बेसिक लाइफ स्किल्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल उनको टाइम को मैनेज करना नहीं आ रहा होता, ठीक है ना। वो अपनी प्रायोरिटीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहा होता, वो अपनी कमिटमेंट्स को कैसे फुलफ़िल करनी है उसको नहीं मालूम होता, ठीक है। उसको अपने गोल्स कैसे सेट करने हैं उसको नहीं मालूम होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें नहीं बताता, जिसकी वजह से हमारे जो अक्सर जो बच्चे हैं हुँ, हुँ, या जो ग्रेजुएट्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो बहुत ही महदूद, बहुत ही लिमिटेड दायरे में अपनी ज़िंदगी को लेकर सोच रहे होते हैं। तो हमारा ख़्याल होता है कि जनाब अली हम जो है ना वो स्कूल चले जाएँगे, कॉलेज चले जाएँगे, यूनिवर्सिटी चले जाएँगे, फिर जॉब मिल जाएगी, कुछ पैसे कमा लेंगे, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएँगे, रिटायर हो जाएँगे, मर जाएँगे, तो ख़त्म, कहानी ख़त्म हो जाएगी, है ना? वो अकबर इलाहाबादी ने कहा था ना कि देखिए साहब क्या खूब कारहाए नुमायाँ कर गए, देखिए साहब साहब क्या खूब कारहाए नुमायाँ कर नुमाया गए, कर गए। बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। तो सर ज़िंदगी ऐसे तो नहीं होनी चाहिए ना। ज़िंदगी ऐसी तो बिल्कुल, नहीं होनी चाहिए ना, ज़िंदगी बिल्कुल, में मतलब ये है कि कोई मतलब आप क्या कर रहे हैं आप ज़िंदगी के साथ यार? फिर अगर तो ज़िंदगी ऐसे ही है,
तो फिर तो मेरी ज़िंदगी में और एक बकरे की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है यार? वो भी ज़िंदा है, खाएगा, पिएगा, सोएगा, जागेगा, एक दिन ज़िबा हो जाएगा, मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगी कहानी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान बनाया, तो इंसान होने की हुँ। कुछ तो डिफरेंशिएशन होनी चाहिए। तो ये मुझे देखता था ना, मैं कहता था कि हाँ, दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू डू। एंड देन आई क्विट माय कॉर्पोरेट करियर। अच्छा। हाँ, फिर मैंने कॉर्पोरेट करियर 2004 में मैंने छोड़ दिया। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग द ट्रेनिंग। टाइम लैंडर्स के प्लेटफ़ॉर्म पे मैं आ गया, और फिर मैं ट्रेनिंग और कोचिंग और कंसल्टिंग, 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और क्योंकि सुलेमान भाई एक्टिव नहीं है बहुत ज़्यादा, तो फॉर लास्ट 7-8 ईयर्स आई एम वर्किंग एज़ सीईओ ऑफ द कंपनी, और कंपनी को लेके चल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20 सालों के सफ़र में तो बहुत कुछ हुआ, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। यमीन भाई आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन कुछ डेफ़िनेटली अभी जो हमारी ऑडियंस है शायद नहीं जानती होगी। जी। तो टाइम लेंडर्स क्या है? क्या करता है? क्या इम्पैक्ट रहा है अभी तक? वो अगर आप 5-10 मिनट में अगर आप बता दें। हाँ, देखिए, टाइम लैंडर जो है ना, इसे बेसिकली पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कंपनी है। और हमारा विज़न ये है कि हम चाहते हैं टू हेल्प इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन डेवलपिंग मीनिंगफुल एग्जिस्टेंसेस इन लाइव्स। ठीक है, इन वन सेंटेंस, कि भाई आपकी, मेरी, हम सबकी जो इस दुनिया के अंदर एग्जिस्टेंस है, वो होनी चाहिए मीनिंगफुल, वो होनी चाहिए किसी 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 मकसदियत के साथ। ठीक है ना? और वो जो मकसदियत है ना, इट शुड बी समथिंग पावरफुल। इट शुड नॉट बी समथिंग कि भाई मैं जॉब कर लूँगा, पैसे कमा लूँगा। इससे ऊपर थोड़ा सा निकलें, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो पोटेंशियल दिया है ना, उसको रियलाइज़ करें। और जब आप इस दुनिया में आ ही गए हैं, तो अब जाने से पहले कोई हमारे जहन में ज़रूर ये बात हमें सोचनी चाहिए कि यार, व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ लीविंग बिहाइंड अ पावरफुल लेगेसी, जो हमारे जाने के बाद भी दुनिया के लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। या और हम वैसे तो मुसलमान, हम ऐसे काम, ऐसी चीज़ें, ऐसे विज़न परस्यू करके जाएं, सदका जारी हो हमारे लिए, हमारे बाद भी। ठीक है, और वो कम्युनिटी को, हमारी हमारी नेशन को उठाने में अपना रोल प्ले करें। ठीक है, तो ये टाइम लैंडर्स का जो है ना, वो बेसिकली एक विजन है जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको। जी। अब इस पे हम पिछले तकरीबन कोई 23 साल होने वाले हैं काम करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन 23 सालों में 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं जिनकी ज़िंदगियों को हमने या हमारे काम ने इन्फ्लुएंस किया, अल्लाह ताला के फजल से। और 1000 प्लस ऑर्गेनाइजेशंस हो गई हैं जो हमारी क्लाइंटेल है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइंटेल यानी कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे हमारे साथ यानी कि ट्रेनिंग में या कंसल्टिंग, बिजनेस कंसल्टिंग है, उसमें काम किया है। और ये जो हमारे 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं, दे आर फ्रॉम 85 प्लस नेशनलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि हम पाकिस्तान में भी करते हैं, यूएई में करते हैं, सऊदी अरेबिया में, और बहुत सी जगहों पे करने का, बहुत सारे मुल्कों में करने का 23 सालों में हमें मौका मिला। तो बहुत सारे कौमियतों के लोग आए। और जहाँ तक इम्पैक्ट का ताल्लुक़ है, तो अगर मैं उसको इस तरह से क्वान्टिफ़ाई करूँ कि सैकड़ों लोग हैं जी। कि जिनकी जिनकी ज़िंदगियाँ हमारा जो लर्निंग फ्रेमवर्क है बेसिकली, उससे गुज़रने के बाद उनकी पर्सनल लाइव्स में, उनकी फैमिली लाइव्स में ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट्स आईं, चेंजेस आईं, बेहतरी आई। और बेशुमार ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारा एक और प्रोग्राम है स्ट्रेटेजिक विजन्स के नाम से, जी। शायद आपने भी, जी, जी, मैं उसी में आप इनरोल उसके था। ग्रेजुएट हैं आप। जी, जी, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है, तो जो विजन्स का प्रोग्राम है, उसके नतीजे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने विजन्स को रिफ़ाइन किया या विजन्स को डेवलप किया, और उन विजन्स पे काम करते हुए आज माशाल्लाह वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है ना, वो इम्पैक्ट क्रिएट। फॉर एग्जांपल, आप सब जानते होंगे, आपके हाज़रीन भी जानते होंगे, इंडस हॉस्पिटल है। जी। इंडस हॉस्पिटल तो नहीं है, अब तो इंडस हेल्थ नेटवर्क हो गया है। या ठीक है ना? तो इट इज़ गॉट नाउ 15 और 17 हॉस्पिटल्स इन द कंट्री। तो डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब जो हैं, जो इंडस हेल्थ नेटवर्क के फाउंडर हैं, ही इज़ ऑल्सो आवर क्लाइंट एज़ वेल एज़ द वन ऑफ द फाउंडिंग डायरेक्टर्स ऑफ टाइम लैंडर्स। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। तो इंडस की जो इनिशियल सारी विज़निंग हुई थी, वो हमारे ही ऑफ़िस में बैठ के हुई थी। व्हेन देयर वाज़ नो इंडस, एक्चुअली दैट वाज़ जस्ट एन आइडिया। अच्छा। हाँ, हाँ, मतलब डॉक्टर साहब का एक आइडिया था कि एक ऐसा हॉस्पिटल जो है वो होना चाहिए, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हो और वो 100% फ्री हो। वाओ! ठीक है? और जो है वो एक्सीलेंस ड्रिवन हो। तो उसके ऊपर एक पूरा विज़िटिंग का प्रोसेस हुआ, फिर वो डॉक्यूमेंट हुआ, कोई साढ़े 3-4 महीने का प्रोसेस था 2004 में।
तो ये कहानी इंडस्ट्री ना वहाँ से शुरू होती है, वो हमारे हमारे दफ्तर के उस कमरे से शुरू होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है ना, मैं अभी बल्कि पिछले दिनों में इंडस्ट्री वो अपडेट देख रहा था, भाई कहाँ तक पहुँची। तो डॉक्टर साहब से मुलाकात भी होती रहती है, और फिर वो विजनिंग हुई, फिर उसके बाद वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, फिर वहाँ पे इनिशियल हायरिंग जो हुई, तो जो जो जितनी टॉप मैनेजमेंट थी ना, वो सारी टाइम इंडस्ट्री की फैमिली से हायर की गई। वाओ! तो पीपल हु आर अलाइन्ड विद दैट विजन, हुँ। हैं जी। तो अब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि यार एक चीज़, अच्छा उस वक्त लोग मजाक उड़ाते थे, लोग कहते थे यार तुम लोग पागल हो, ये हो ही नहीं सकता, कैसे होगा यार, इतना बड़ा हॉस्पिटल और जो है ना वो फ्री। तो डॉक्टर साहब को तो बेचारों का बहुत ही मजाक उड़ता था, ठीक है ना। लेकिन वो भी अपनी धुन के, अपने विजन के, अपने अज़म के पक्के थे, सही है। ठीक है ना। और हम भी समझते थे कि नहीं यार, अल्लाह ताला वसाइल और रिसोर्सेज तो अल्लाह के इख्तियार में असल में। तो हमने तो अपना अपने इसबाब इख्तियार करना, तो कोशिश करनी है। तो आज माशाल्लाह से अगर 5 लाख पेशेंट्स पर मंथ, यू नो, दे आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दैट विजन। तो अब एक एक पॉइंट था कि वो एक विजन स्टेटमेंट लिखा गया था, you know, to provide excellence driven healthcare facilities free of cost to please Allah subhanahu wa ta'ala. तो स्टोरी स्टार्टेड फ्रॉम देयर, तो दैट हैपन। फिर तो पाक कतर फैमिली तकाफुल कंपनी है, उसका जो विजन है वो भी हमारे दफ्तर में बैठ के लेगा। वो कंपनी नहीं थी सर, ये कंपनी तो वो अच्छा। कंपनी है जो जो एग्जिस्टेंस में आई विजनिंग के प्रोसेस के बाद, बाद है। ठीक है ना। कुछ बहुत सारे इदारे ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हो चुके थे, उनका विजनिंग का प्रोसेस बाद में हुआ। अखुवत फाउंडेशन है, लार्जेस्ट इंटरेस्ट फ्री जी। माइक्रो लोन लोन कंपनी है, प्रोवाइडर। बल्कि अब तो और भी बहुत सारे काम वो कर रहे हैं। तो उसका 2007-8 में विजनिंग का प्रोसेस हुआ। वो लाहौर में काम कर रहे थे डॉक्टर अमजद साकिब साहब, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके विजनिंग के प्रोसेस में, उनकी टीम की डेवलपमेंट में काम करने का बहुत मौका मिला। फिर बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे फैमिली ओन बिजनेसेस हैं। मेरी जो पर्सनल स्पेशलाइजेशन है वो एक्चुअली है, आई वर्क विद फैमिली ओन बिजनेसेस। अच्छा। हाँ हाँ, जो फैमिली ओन बिजनेसेस होते हैं, तो मैं पाकिस्तान में ये एक बड़ा पेन पॉइंट है बिज़नेसेस के लिए बहुत कि बड़ा वो फैमिली में जब भी वो ट्रांसफ़र होती हैं, तो ट्रांजिशन वो जब आती है तो वो ख़त्म हो ख़त्म हो जाते हैं। जाते हैं। तो ये हमारे, चूँकि पाकिस्तान में जो है ना वो 85% हमारी जो इकोनॉमी है, बल्कि 90% इकोनॉमी डिपेंडेंट है लोकल कंपनीज़ के ऊपर, एंड मेजॉरिटी ऑफ द लोकल बिजनेसेस आर फैमिली ओन बिजनेसेस। जी। और पाकिस्तान में जो है ना वो बहुत सारी फैमिलीज़, जब जैसे आपने कहा ना ट्रांजिशन का जो फेज़ होता है, हुँ। उसमें वो अफेक्ट होती हैं। तो ये मैं देखता था, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे फैमिली, देखता था, तो वो आते थे मशवरा करने के लिए। So then I started working on that 8 years ago and we developed a complete comprehensive framework. अच्छा। हाँ, पूरा फ्रेमवर्क है कि भाई आपने बिज़नेस को, फैमिली को और हुँ। बिज़नेस को, दोनों को कैसे लेके चलना है, ट्रांजिशन कैसे होनी चाहिए विद इन आवर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। हमारा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी है, हमारा एक इस्लामी कॉन्टेक्स्ट भी है, उसको सामने रखकर, और जो है ना बिज़नेस को ग्रो करना चाहिए। क्योंकि फैमिली बिज़नेस जब ख़त्म होता है या टूट जाता है ना, तो उसके में इशू शायद उस फैमिली के लिए इतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि वो अपनी फॉर्च्यून बना चुके होते हैं। हुँ। लेकिन एक एक बिज़नेस चल रहा होता है ना, उसके साथ तो बहुत सारे लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ होता है, एक पूरा इकोसिस्टम चल रहा होता है, हुँ। पूरा अफेक्ट हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो आई अलॉन्ग विद माई टीम हैव बीन वर्किंग विद लॉट ऑफ फैमिली बिजनेसेस इन पाकिस्तान। तो काफ़ी सारे बड़े फैमिली बिजनेस ग्रुप्स हैं जो हमारे क्लाइंट्स हैं, अच्छा। उनके साथ उनकी विजनिंग, और उनकी विजनिंग के नतीजे में बहुत सारे नए बिजनेसेस की इनिशिएशन, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस की ग्रोथ के ऊपर काम करना, उनकी उनकी फैमिलीज को अलाइंड करना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बिजनेसेस पिछले 8-9 सालों में हमने स्प्लिट होने से बचाए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स अनदर, मगर ये इम्पैक्ट अभी ग्रो हो रहा है अच्छा, इन अ अल्हम्दुलिल्लाह। नटशेल यू सेइंग कि स्प्लिट नहीं होने चाहिए? या नहीं, स्प्लिट होना या ना होना, दैट अगेन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सही है। लेकिन आइडियली तो अगर आप फॉर एग्जांपल जो है ना वो ब्रदर्स हैं एंड दे आर टेकिंग द बिजनेस अलोंग, तो उसमें होना ये चाहिए कि जो फैमिली है वो साथ में मिल के काम करे, ठीक है। तो मिल के काम करेंगे तो होगा ये कि जो है ना उसमें बरकत अल्लाह की तरफ से होगी, नंबर एक। और नंबर दो ये है कि आप ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकेंगे, ठीक है ना। और चूँकि आपके रिश्ते जो होते हैं फैमिली में वो रहमी रिश्ते होते हैं, आप जो है ना वो उन रिश्तों में जुड़े हुए हैं जिनके बारे में सवाल होगा, हैं जी? सवाल होगा ना? तो जो है वो उन 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 रिश्तों को मैनेज करना, उन रिश्तों को साथ निभाने के लिए जो आपका फैमिली बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म होता है ना, वो बहुत पावरफुल एक प्लेटफ़ॉर्म होता है, ठीक है। हाँ, बट इन सम केसेस, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि नहीं साथ चला जा सकता, तो स्प्लिट हो जाएँ, लेकिन स्प्लिट हों तो वो तरीके से हों, वो लड़-झगड़ के ना हों। तो हमारे यहाँ होता ये है कि जब वो स्प्लिट होता है ना, तो बहुत दफ़ा वो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अब वो
फैमिली का ताल्लुक ख़राब हो गया, वो रिश्ता ख़राब हो गया। तो रिश्ते ख़राब ना करें, अगर स्प्लिट होना भी है तो तरीके से स्प्लिट हों, ठीक है ना? अपना रिश्ता बरकरार रखें, मोहब्बत बरकरार रखें आपस में, क्योंकि उसके बारे में सवाल होने वाला है कि आपने क्या किया अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तों के साथ। लेकिन आइडियली तो ये है कि ना हो भाई दुनिया के अंदर। मैं बताता हूँ अपने क्लाइंट्स को कि कितने बिजनेसेस हैं जो 400-400 500 साल पुराने हैं और सेम फैमिली ओन करती है। मर्क है, मर्क जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, 350 साल हो गए हैं, 13 जनरेशन्स हो गई हैं। आज भी जो है उनके 13वीं जनरेशन का है साहब हैं जो कि इस वक्त मर्क को लीड करते हैं, ठीक है? इसी तरीके से जो है ना वो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनको 100 साल हो गए हैं, कोई 150 साल हो गए हैं, 300-400 साल ही तो बहुत हैं दुनिया में। अच्छा, पाकिस्तान में हमारे क्लाइंट्स हैं और माशाल्लाह फर्स्ट जनरेशन से लेके 4th जनरेशन तक हैं, जो 4 जनरेशन तक पहुंच गए हैं सक्सेसफुली। तो ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, लेकिन बहुत कम है। तो ये एक पूरा एरिया है। तो दैट्स वन थिंग टू कंट्रीब्यूट इनटू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एंड द मुस्लिम कम्युनिटी। सो यमीन भाई, पिछले तकरीबन 10 से 12 साल से, मोर लेस 15 इयर्स, बहुत सारे नए स्टार्टअप्स फॉर्म हुए हैं और आप देख रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो ग्रेजुएशन के कुछ 5 साल 3 साल 2 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद अपनी अपनी कंपनीज फॉर्म कर रहे हैं। तो उनकी जो साइजेस है दैट वेरीज बिटवीन 10 पीपल टू 25 50 टू 100, तकरीबन ये उनका मीडियम रेंज है उनकी। तो आपको क्या लगता है कि एक तो ये कि वो यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं, पाकिस्तान में अभी तक कोई भी आईटी इंडस्ट्री में 10,000 पीपल हिट नहीं किए, और इंडस्ट्री में लोग मौजूद हैं, लेकिन आईटी इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली बड़े नंबर्स हिट नहीं हुए हैं। और दूसरा ऑफ कोर्स विद टाइम उन्हें भी ट्रांजिशन की ज़रूरत पड़ेगी। जो मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर ये जो आईटी इंडस्ट्री के लोग हैं ये इन्फ्लुएंस है विद द वेस्टर्न कंपनीज कल्चर, नॉट विद सीटीए कल्चर, मोर और लेस, मतलब ज़्यादातर यही मिलता है हमें। तो एक तो ये कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई अगर आपने की हैं आप वो शेयर कर दें। दूसरा ये कि ग्रोथ किस तरीके से हो सकती है। आई डोंट वांट लाइक कि एक कंपनी है जो 10 बंदों की कंपनी है या 100 बंदों की कंपनी है, वो रेवेन्यू हो सकता है 1000 बंदों वाला भी कमा ले। तो क्या सेट विजन, क्या सेट होना चाहिए, क्या उनको सोचना चाहिए, एग्जैक्टली क्या करना चाहिए उनको? गुड क्वेश्चन। अच्छा देखिए, इसमें जो बहुत सारे जो यंग लोगों की आपने बात की है, और बहुत सारे यंग लोग हैं जो कि हमारी ट्रेनिंग में भी आते हैं मेरे पास, और बहुत से यंग लोगों के साथ काम करने का मौका भी मिल रहा है अब। तो उसमें जो मैं चीज़ देख रहा हूँ ना, एक तो ये है कि नॉर्मली जब एक यंग बच्चा आता है ग्रेजुएशन के 2-3-4 साल के बाद, कुछ एक्सपीरियंस लेके अपनी कंपनी खोलता है, तो हमारे मतमे नज़र या हमारे सामने जो है ना नॉर्मली जो विज़न होता है ना, वो बहुत छोटा सा होता है, गोल होता है कि मैं अपना काम करना चाहता हूँ, अपने टाइमिंग मेरे अपने हाथ में होंगे, और जनाब आली मुझे किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा, या मैं जो है ना वो फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल हो जाऊँगा। तो इससे आगे क्योंकि हम सोच नहीं रहे होते, यानी कि हम किसी ऐसे लार्जर देन लाइफ विज़न की तरफ नहीं जा रहे होते, कि जो मुझे खेलने के लिए वो ग्राउंड दे, ठीक है? और तो हम जो है ना वो 20, 30, 50, 100 लोगों का अगर एक टीम हमने बना ली, फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी बना ली है, तो अब मुझे लगता है कि यार बस इतना जो है ना वो काफ़ी है, इससे ज़्यादा क्या करना है। अतः उसकी जो एक इंसान की जो भी उसकी मटेरियलिस्टिक ख्वाहिशात हैं, वो भी पूरी हो गई हैं या पूरी हो रही हैं, ठीक है? तो चूँकि हमारे पास जो है ना जनरली स्पीकिंग वो विज़न नहीं है, वो सोच नहीं है। विज़न क्या होता है? द पिक्चर ऑफ द फ्यूचर दैट यू वांट टू सी। आप देखना क्या चाहते हैं, ठीक है? अब अगर मैं सिर्फ़ ये देखना चाहता हूँ कि मेरी अपनी छोटी-सी कंपनी हो, मैं उसमें चंद लोग काम कर रहे हों, और मैं साल के जो है ना वो इतने $100,000 या इतने मिलियन डॉलर कमा लूँ, और जनाब आली मैं जो है ना वो अपनी टर्म्स के ऊपर ज़िंदगी गुज़ार लूँ, तो मैं समझूँगा कि मैं कामयाब हो गया। ठीक है ना? व्हाट आई से कि आपका ये जो विज़न है ना, ये बहुत छोटा विज़न है, ठीक है ना? आपको इससे ज़्यादा बड़ा सोचना चाहिए। आप मिसाल के तौर पे अगर एक टेक कंपनी चला रहे हैं, तो आप ये क्यों नहीं सोच सकते कि हम टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके व्हाट कैन वी डू फॉर द ग्रेटर ह्यूमैनिटी? व्हाट कैन डू फॉर द उम्मा? हाउ वी कैन ऐड ट्रेमेंडस वैल्यू टू आवर नेशन?
ठीक है ना? क्या दुनिया में जो टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अपने अपने मुल्कों में बहुत ही ह्यूज कंट्रीब्यूशंस किए हैं, ठीक है, और उनकी उन कंपनीज या उनके उन इनिशिएटिव्स के नतीजे में उन मुल्कों का दुनिया में एक 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 जो है ना वो एक इमेज, एक आइडेंटिटी, एक ब्रांड बन के खड़ा हो गया ना आज। तो हमारी जो पाकिस्तान के अंदर जनरली स्पीकिंग एक जो मैं देखता हूँ कि कमी है ना, वो ये है कि वी आर जनरली स्पीकिंग पुअर इन थिंकिंग फ्रॉम द ब्रांड पर्सपेक्टिव। हम अपने आप को, अपने मुल्क को, अपनी कौम को, इस उम्मत को ना एक ब्रांड नहीं बनाना चाहते, ठीक है ना। अगर गुरे को आप देखेंगे ना तो वो ब्रांडिंग पे बहुत काम करता है, ठीक है ना। आपके जो इंडियन काउंटर पार्ट्स हैं दे वर्क ऑन ब्रांडिंग एज वेल, ठीक है ना। TCS एक ब्रांड है, क्या नाम है, टाटा कंसल्टिंग टाटा सर्विसेज, कंसल्ट, ठीक है ना। इन्फोसिस, इन्फोसिस। इट हैज़ बिकम अ ब्रांड IT इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है ना। तो लोग फॉलो कर रहे हैं दुनिया में, ठीक है। तो हम पहले तो अपनी सोच को बड़ा करें। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि यार क्या फ़ायदा, तो भाई आप बड़ा अगर सोचते हैं तो छोटी चीज़ें हैं ना वो तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगी ना। मतलब आपको पैसे चाहिए वो भी मिल जाएंगे, घर चाहिए वो भी मिल जाएगा, गाड़ी चाहिए वो भी मिल जाएगी। वाई डोंट यू टेक योर बेनिफिट टू मिलियंस ऑफ पीपल? Why don't you create employment for thousands of people? Why are you sticking yourself just to 20, 50, 60, 70 people? जब अल्लाह ताला ने आपको कैपेबिलिटी दी है और आप उसको ग्रो कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कर नहीं रहे। तो मेरे नज़दीक तो ऐसा है कि हो सकता है कि इस पर भी सवाल हो जाए, अच्छा। तो भाई आपने क्यों नहीं किया? भाई आपको एक कैपेबिलिटी दी थी, आपके मुल्क में, आपके माशरे में जो है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट थी, ठीक है ना। लोग जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट नहीं होने की वजह से मिसाल के तौर पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी कर रहे थे और भी मसले मसाइल थे। तो तुम करते ना ग्रो कंपनी को, तुम ग्रो क्यों नहीं किया तुमने कंपनी को भाई? अपना जैन, तो क्या जवाब देंगे जैन साहब? ये तो वो तो हो सकता है ना। मुश्किल सवाल है, हाँ। तो जब अल्लाह ताला ने मेरे मेरे क्लाइंट हैं और टेक इंडस्ट्री में तो नहीं है, इंडस्ट्री तो उनकी कुछ और है। मैं इंडस्ट्री भी बताऊंगा नहीं और उनका नाम भी नहीं बताऊंगा, तो ना लोग जो है ना हमारे, हम लोग पाकिस्तानी जो है ना बड़े सुनते सुनते पहुंच जाते हैं। हाँ, अच्छा, ये तो उनकी बात कर रहे हैं। तो एक एक हमारे जो है ना वो एक क्लाइंट हैं, सब हैं, तो वो फैमिली बिजनेस ओनर्स हैं, पार्टनर्स हैं, भाई हैं सारे। तो एक दफ़ा उनसे ना डिस्कशन होने लगा, तो मैंने कहा कि ये आप लोगों ने जो लास्ट जो फैक्ट्री थी आपकी ये वो कब लगी थी? तो उन्होंने कहा कि 2000 शायद 9 या 10 में लगी थी। तो मैं ये डिस्कशन उनसे हो रहा था 2018-19 के आसपास। तो मैंने कहा तो 8-9 साल हो गए, 10 साल हो गए। कहने लगे हाँ हो गए। तो मैंने कहा तो आपने मतलब अगर 3 फैक्ट्रियाँ थी फॉर एग्जाम्पल उनकी, तो मैंने कहा चौथी आपने क्यों नहीं फैक्ट्री जो है ना वो इनिशिएट की, चौथा बिजनेस क्यों नहीं शुरू किया? तो उन्होंने मुझे जो एक अजीब सा जवाब दिया। उन्होंने कहा देखिए यार अमीन भाई, बात असल में ये है कि यार देखिए हम इतना 3 फैक्ट्रियाँ हैं, अच्छा खासा हमारा जो है ना वो तकरीबन कोई $250 मिलियन के करीब रेवेन्यू हो जाता है। उसमें से जो है ना लेकिन अगर 8-9% नेट प्रॉफिट भी हो जाता है, 10% भी हो जाता है। हम तो यार 3-4 भाई हैं, हमें हर भाई के हिस्से में जो है ना वो $2.5 मिलियन साल के आ जाते हैं। क्या करना है इतना काम करके, क्या मज़ीद, बस छोड़ो यार जो है ना वो। तो उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा भाई कनात करनी चाहिए। भाई कनात भी तो होनी चाहिए ना अमीन साहब, लेकिन आप भी तो पढ़ाते हैं ना, कनात भी होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि कनात का मतलब ये आपने कैसे ले लिया कि आपको बिज़नेस शुरू नहीं करना चाहिए। कनात जो है ना, कनात हमारे यहाँ बड़ा इस्तेमाल होता है वर्ड ना, कनात जो होती है ना इट इज़ वेरी पर्सनल, ठीक है ना। आप पर्सनल लाइफ में जो है ना कनात के साथ ज़िंदगी गुजारें आप, ठीक है ना। आप सादी ज़िंदगी गुजारें, आप जो है ना वो सादे से घर में रहें, आप कोई बहुत लाइफ स्टाइल अपना ना रखें, ठीक है ना। आप एक नॉर्मल सी गाड़ी चलाएं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। लेकिन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रोइंग योर बिजनेस एंड स्टार्ट एंड टेकिंग न्यू इनिशिएटिव, इट्स नॉट कनात। तो मैंने उनसे 2 सवाल किए। मैंने कहा मुझे बताएं क्या आपके पास कॉम्पिटेंस है कि अगर आप सपोज करें कि एक और फैक्ट्री लगाते हैं, तो एक और फैक्ट्री लगाने और उसको चलाने की जो कॉम्पिटेंस है क्या आपके पास वो है? उन्होंने कहा हाँ यार, हमारा तो आपको मालूम है यार फैमिली बिजनेस, हम तो कितने पता नहीं 40-50 सालों से ये काम करते आ रहे हैं। हमारे तो वालिद साहब भी ये करते थे, तो हम भी यही करते हैं, हमको मसला नहीं है, वो तो कॉम्पिटेंस मतलब थोड़ी है। मैंने कहा अच्छा वेरी गुड। मैंने कहा दूसरा सवाल, क्या आपके पास कैपिटल है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो एक और स्टार्ट स्टार्ट करने करने के लिए फैक्ट्री को? हाँ कैपिटल भी है। तो बिल्कुल है कैपिटल। तो मैंने कहा भाई कैपिटल भी है, कॉम्पिटेंस भी है, क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान में
अगर एक और बिजनेस आप शुरू कर दें, चौथी अपनी फैक्ट्री लगाएं, तो आपको लगता है पाकिस्तान में उसकी वो है क्या कहना चाहिए, कैपेसिटी है पाकिस्तान में, और दुनिया में आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी है? कहने का हाँ, प्रोडक्ट की डिमांड भी है और बिल्कुल जगह भी है पाकिस्तान में, लगाई भी जा सकती है, मतलब वर्क फोर्स भी अवेलेबल है। मैंने कहा वेरी गुड, 3 बातें हुई। मैंने कहा चौथी बात, क्या पाकिस्तान में आपको लगता है कि हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है? तो कहने लगे कि हाँ है। तो मैंने कहा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान में? कहने लगे हाँ हाँ, काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है यार। तो मैंने कहा अगर आप एक मीडियम साइज़ की अपनी फैक्ट्री लगाते हैं तो कितने लोग एम्प्लॉयड उसमें हो सकते हैं आपके ख्याल में? उन्होंने कहा यार 2,500-3,000 लोग तो हमारी इंडस्ट्री में, अगर हम एक मीडियम साइज़ की फैक्ट्री लगा लेते हैं तो 2,500 से 3,000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। तो मैंने कहा 2,500 से 3,000 लोग नहीं है भाई, मैंने कहा हज़रत ये 2,500 से 3,000 ख़ानदान हैं। तो मैंने कहा आप कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास कैपिटल भी है, कॉम्पिटेंस भी है, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, दस्तूर भी है। लेकिन हम करेंगे नहीं क्योंकि हमने कनात करनी है। तो मैंने कहा आप कनात करें ना। तो उनका घर था बहुत बड़ा, तो मैंने कहा कनात में के हिसाब से तो ये घर बहुत बड़ा है यार आपके लिए, तो ये घर तो दिस इज टू मच, यू डोंट नीड एक्चुअली दिस हाउस। आप इतने बड़े घर में क्यों रह रहे हैं, मतलब व्हाई डू यू नीड टू हैव सच अ ह्यूज प्लेस? कनात करें। और मैंने कहा एक काम करें, मैंने कहा चौथी फैक्ट्री लगाएं, और आप सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना, ये नियत कर लें कि हम चौथा बिजनेस जो अपना शुरू करेंगे ना, हम उस चौथे बिजनेस में से कोई प्रॉफिट नहीं लेंगे, उसका प्रॉफिट भी हम वक्फ कर देंगे किसी ऐसे काम के लिए जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा के लिए हो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विजन से मुताल्लिक हो, और वो उम्मत की भलाई के लिए हो, हम वक्फ कर दें। आपको तो 3 फैक्ट्रियों से जो 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 रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट्स आ रहे हैं, उसी से आप लोगों को मतलब अच्छा खासा ही माशाल्लाह काम चल रहा है यार। तो $2.5 मिलियन अगर एक फैमिली को साल के मिल जाए भाई, काफ़ी है पाकिस्तान में। जिंदगी के लिए काफी है। पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में मतलब मियाँ बीवी 4 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे बहुत हैं। बिल्कुल तो मैंने कहा चौथी वाली जो लगाएंगे ना, मैंने कहा हज़रत हम एक काम करते हैं, चौथी वाली में हम नियत करते हैं कि यार ये चौथी वाली बिजनेस है ना, इसको हम करते हैं वक्फ, इंडाव कर दो, और इससे हम जो है ना कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें जो है ना वो उम्मत की, इंसानियत की कोई खैर हो, कोई भलाई हो। कहा तो ये अल्लाह की शान, उनको डोज लग गई। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा चौथा, और मैंने कहा फिर 5वीं भी लगानी चाहिए आपको, फिर 6वीं भी लगानी चाहिए, फिर 7वीं, और फिर 8वीं, और फिर 10वीं, एंड दैट दिस प्रोसेस शुड नेवर बी स्टॉप अनलेस कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आ जाए जो आपको स्टॉप कर दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर उन्होंने अपनी चौथी फैक्ट्री लगाई। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मतलब उन्होंने मतलब पहले तो प्लॉट ज़मीन खरीदी एक फैक्ट्री लगाने के लिए, फिर जो है ना पता उन्होंने कहा भाई मंगवाओ यार, मशीनें मंगवाओ, मशीनें भी लगाएंगे। अल्लाह की शान ये हुई कि वो कोविड आ गया। तो कोविड आ गया तो फिर क्या हुआ कि वो प्रोसेस हमारा, उनका जो था ना वो रुक गया। सही तो है। उनसे कहने लगे यार अमीन भाई यार देखो यार अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। अल्लाह यार ये आपने क्या कर दिया यार। मैंने कहा देखें, मैंने कहा ये तो, मैंने कहा कि कोविड तो मैंने कहा किसी के इख्तियार में नहीं था ना, ये तो मैंने कहा अल्लाह की तरफ से। मैंने कहा आपको तो अजर मिल गया, मैंने कहा आपको अजर मिलना नियत। शुरू हो चुका है 3,000 लोगों के रोज़गार फराम करने का, आपको अजर मिल चुका है कि जो प्रॉफिट आप वफ़ करने वाले थे उसका, क्योंकि इस्लाम में जो है ना वो नीयत का अजर है ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात। कहने हाँ ये बात तो है। मैंने कहा बस तो कोविड ख़त्म होगा फिर करेंगे, काम शुरू कर दीजिएगा। खैर अब कोविड ख़त्म हो गया, उन्होंने दोबारा से वो काम शुरू करके फैक्ट्री माशाल्लाह रेडी भी हो गई है, तैयार भी हो गई, हायरिंग भी हो गई, अब वो काम भी शुरू कर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 2 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो जो 2 कोविड के पीरियड में थोड़ा सा लॉस हुआ, वो भी कोविड के बाद जब ऑर्डर्स आए पाकिस्तान, तो अल्लाह ताला के फजल से 500 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में था, और माशाल्लाह से उन्होंने अच्छे उसके अंदर जो है ना वो जो सारे लॉसेस थे वो रिकवर हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अल्लाह ताला है ना करने वाली ज़ात। तो मैं जो आप यंग लोगों की बात करें, मैं कहता हूँ यार बड़ा सोचो ना यार, और छोटा छोटा क्यों सोच रहे हो भाई? तो छोटा सा वो अपनी गलती नहीं है उसकी बेचारे की, उसको जो है ना वो सोचवाया ही इतना गया है, वो जिस माशरे में रहता है वहाँ पर हम सोचते ही बहुत छोटा छोटा है। आज का दिन गुजार लो, कल की कल देखी जाएगी, ये हफ्ता तो गुजर जाए यार, इन पर देखते हैं क्या करना है। और यार बैरियर ब्रेक करें, आगे चलें, और अल्लाह ताला से मांगें, और अल्लाह ताला इस बात पे कादिर हैं कि वो आपको देंगे। लेकिन अगर आपकी नीयत होगी नहीं, वो आपने कहा नहीं, वो सुना ना, वो क्या कहते हैं उसको, रेड कार इफेक्ट। यू नो इफ यू वांट टू बाय अ कार,
लेकिन आपको आपके पर्टिकुलर मॉडल चाहिए, बाय करना है आपको, और भी आपने बाय नहीं किया है ना, अब आप सड़क पे गाड़ी ड्राइव करेंगे ना अपनी, तो आपको वही गाड़ी नजर आना शुरू हो वही जाएगी, आती है, हर जगह वही नजर आती हर जगह नजर आती है आपको। ठीक है? तो मैं कहता हूँ कि जब इंसान का विजन होता है ना, तो होता क्या है कि वॉट योर माइंड कैन नॉट थिंक, योर आइज कैन नॉट सी। जब आपका दिमाग सोच रहा होता है ना, तो फिर आपको वो अपॉर्चुनिटी नजर आना हर शुरू जगह होती है। वही नजर हर जगह अरे यार ये तो अपॉर्चुनिटी है, ये भी अपॉर्चुनिटी है, ये भी अपॉर्चुनिटी है। मतलब कमाने की अपॉर्चुनिटी भी है, लोगों को कमाने का मौका देने की भी अपॉर्चुनिटी है, अल्लाह से अजर कमाने की भी अपॉर्चुनिटी है। इतनी अपॉर्चुनिटी है कि बस आपकी सोच है। सो यमीन भाई, ये जो एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी होती है, तो उसमें ऑफ कोर्स हर बंदा जो बिजनेस स्टार्ट करता है वो फैमिली इनहेरिट नहीं कर रहा होता, तो उसके पर्सनल चैलेंजेस भी होते हैं। पहले पर्सनल वो फाइनेंस मैनेज करता है, उसके बाद देखता है कि यार मेरे पास टाइम कम है और मुझे हायरिंग करनी चाहिए, वो हायर कर लेता है। इस तरीके से टीम ग्रो होती रहती है। तो आपको क्या लगता है कि एक इंडिविजुअल जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसको सबसे पहले अपना सोचना चाहिए, अपने घर का? बिकॉज एक इंडिविजुअल है, उसका अगर किचन सॉर्टेड नहीं है, तो वो बाहर की प्रॉब्लम्स क्या देखेगा? तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, पहले उसको कौन सा प्रॉब्लम हल करना है सबसे पहले एक बिजनेस ओनर को, और वो किस तरीके से यहाँ तक पहुंचे जहाँ की बात आप कर रहे हैं? देखिए, जब विजनिंग का जो तरीका होता है ना, वो ये नहीं होता कि आपने पहले ये देखना है कि यार मैं भी क्या करूं। आप पहले तो ये फैसला कर लें कि आपने जाना किधर पहुंचना कहाँ है? है ना? ठीक है ना? आप जब सफ़र जर्नी में होते हैं तो आप कभी भी ये नहीं करते कि अच्छा यार मैं जो है ना, पहले तो मैं कराची से निकल के हैदराबाद पहुंच जाऊं। इस वक्त तो मेरा मसला ये है कि मैं हैदराबाद पहुंच जाऊं। तो हैदराबाद पहुंचने के बाद मैं सोचूंगा कि मुझे आगे कहाँ जाना है। ठीक है ना? मैं वहाँ पहुंच के सोचूंगा कि मुझे मीरपुर खास जाना है या मुझे शक्कर की तरफ जाना है। सही है। ठीक है ना? और फिर मैं जब नींबू खास पहुंच जाऊंगा या शक्कर पहुंच जाऊंगा, तो फिर मैं सोचूंगा कि आगे कहाँ जाना है। जर्नी इज़ नॉट डिज़ाइंड दिस वे। जब आप सफ़र शुरू करते हैं ना, तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि मुझे अल्टीमेटली जाना किधर है। ठीक है। तो हम अपने लाइफ के अंदर कॉन्टेक्स्ट में मैं उसको कहता हूँ कि पहले तो ये बताओ कि तुमने अपनी लाइफ के साथ करना क्या है। व्हाट इज़ दी ग्रेटर अल्टीमेट विजन दैट यू वांट टू अचीव। ठीक है? और उसको रिवर्स इंजीनियर करो। सही है। ठीक है? अच्छा, अगर तुम्हारा अल्टीमेट विजन ये है कि तुम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हो, मिसाल के तौर पे, जो पूरी दुनिया में तुम्हारी कम्युनिटी का या तुम्हारे मुल्क का या उम्मत का ब्रांड इमेज बदल दे, और लाखों लोगों को जो है वो उसके नतीजे में एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉन्ट टू अचीव दिस, राइट नो आई हैव नथिंग, नो प्रॉब्लम। आपने जाना है इधर। ठीक है? यहाँ जाने के लिए अब आप ये बताएं कि 10 साल में आप कहाँ देखते हैं अपने आप को। तो अपने 10 साल की कुछ माइलस्टोन्स डिसाइड करें। जब आपने कोई माइलस्टोन 10 साल के डिसाइड कर लिए, तो अब आप कहेंगे अच्छा 10 साल में अगर मुझे ये अचीव करना है, तो फिर मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए अगले फॉर एग्ज़ाम्पल 3 सालों में क्या करना है या 5 सालों में क्या करना है, वो आप तय करें। अच्छा, अब आप जैसे जैसे इसको रिवर्स इंजन करके पीछे आ रहे हैं ना, आपकी डिटेल्ड ओरिएंटेशन बढ़ती जाएगी। यू विल हैव मोर डिटेल्स, क्योंकि करीब की पिक्चर को देखना आसान होता है। बट ये जो करीब की पिक्चर है, 5 साल की, 3 साल की, फिर 1 साल की, कि यार अच्छा अच्छा वहाँ जाने के लिए अगले 1 साल में क्या करना है। तो अगले 1 साल में मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब अगले 1 साल में जो चीज़ें करनी है, फॉर एग्जाम्पल, उसमें आपका फैमिली के किचन के खर्चे आ जाएंगे। ठीक है? इसका मतलब ये है कि पहले साल में मुझे ये चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। बट ये चीज़ें मैं रैंडमली सॉर्ट आउट नहीं कर रहा। ये फैमिली का किचन के एक्सपेंसेस हैं, बच्चों की फीसेस हैं, मेरे अपने खर्चे हैं। ये रैंडमली मैं नहीं कर रहा। मैं ऑल ऑफ दिस इज कनेक्टेड एक्चुअली टू माय ग्रेटर विजन। ठीक है? और आप 1 साल उसके ऊपर लगाएंगे, उसकी यानी कि उस जर्नी के ऊपर लगाएंगे। ठीक है? और आप ग्रेजुअली आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन आपकी जो नीयत है, यानी कि आपको जो विजन है, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, ग्रेट होना चाहिए। ठीक है? अब हम गलती क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं छोटे से। हम तो पहले बड़ा सोचते ही नहीं है। अच्छा यार ये हो जाएगा फिर देखूंगा। तो बहुत दफ़ा क्या होता है, वो जो इतना सा आपने सोचा था वो हो गया ना, हो गया। तो बहुत दफ़ा आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं। ठीक है यार, सही है ना यार, चल छोड़ो यार, क्या करना है। क्योंकि शैतान तो नहीं चाहता कि आप बड़ा सोचें। वो नहीं चाहता कि जहन साहब जो है ना को बड़ा सोचें। ऐसा ना हो कि बड़ा सोच के कोई बड़ा काम ही कर जाएं।
तो ये बड़ा काम कर जाएंगे तो फिर तो मैं फेल हो जाऊँगा। तो वो चाहता है कि जैन साहब छोटा सोचें, अब्दुल्ला साहब छोटा सोचें, हर कोई छोटा छोटा सोचे, छोटे छोटे गाँव में लगे रहो ना, जिसको जिम कॉलिंस कहता है ना, गुड टू ग्रेट में पहला जुमला या है, द गुड इज़ द एनिमी ऑफ ग्रेट। या ठीक है। सो आई ऑलवेज से कि आप अच्छा मत सोचें, अच्छी अच्छी बातें ना सोचा करें, आपने सोचना तो ग्रेट बातें सोचा ग्रेट करें। सोचा। ठीक है ना। और ग्रेट तक जाने के लिए पहले गुड से शुरू करें और करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते, और अपने साथ जो है, और 3 चीज़ें हर बिजनेस के अंदर होती हैं सर। प्रोडक्ट, हर बिजनेस कोई प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, या वो टेंजिबल होगी या वो सर्विस की शक्ल में होगी। जी। ठीक है ना। आपको प्रोडक्ट की विजुलाइजेशन करनी होती है, पहली चीज़ हमारा एंटरप्रेन्योर्स को करनी चाहिए। दूसरा, प्रोसेसेस। दुनिया में एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट से लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, लोगों को पता ही नहीं चलेगा अगर आपके पास प्रोसेसेस नहीं है। प्रोसेसेस के अंदर सारी चीज़ें आएंगी, उसमें फाइनेंशियल प्रोसेसेस भी आएंगे, मार्केटिंग भी आएगी, सेल्स भी आएगी, क्वालिटी एश्योरेंस भी आएगी। ठीक है। जो जो उस बिजनेस से रेलेवेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें, प्रोसेसेस आपको डेवलप करने हैं। प्रोसेस क्यों डेवलप करने हैं? क्योंकि अगर आपने प्रोसेस डेवलप नहीं किया, जो कि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी गलती होती है, हमारा यंग एंटरप्रेन्योर हो या एल्डर एंटरप्रेन्योर हो, हमारे दोनों जगहों पर मैं एक प्रॉब्लम देखता हूँ। क्या? मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट हैव प्रोसेस ड्रिवन एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। उनकी जो जर्नी होती है ना, वो बहुत पर्सन डिपेंडेंट होती है। सेट जिसे हम कहते हैं ना, कि वो अपने पे डिपेंडेंट, तो ऑपरेशन में भी खुद लगा हुआ है, इसमें भी खुद लगा हुआ है, उसमें भी खुद लगा हुआ है, मतलब हर काम उसमें खुद ही करना है। और वो डेलीगेशन और एम्पावरमेंट और टीम की डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो रही होती। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो बंदा एक पॉइंट पे आके एग्जॉस्ट हो जाता है, बर्न आउट हो जाता है, और उसके उसके अंदर जो पोटेंशियल कुछ करने का होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो वी नीड टू वर्क ऑन दी प्रोसेसेस कि बिजनेसेस हमारे जो हैं, ख़ासतौर पर टेक की दुनिया में ये आसान है कि वो ऑटो पे चलें। ठीक है। और आप ग्रो करते जाएं। और तीसरी चीज़ होती है कि इन प्रोसेसेस को मैनेज करने के लिए और प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए यू नीड पीपल। ठीक है। तो 3 P's हैं। तो जब हम विजुलाइजेशन, जब मैं करवाता हूँ अपने क्लाइंट के साथ काम करता हूँ, चाहे यंग हों चाहे वो फैमिली बिजनेसेस हों, तो मैं कहता हूँ कि भाई आप उसको विजुलाइज करें एंड फॉरगेट अबाउट योर करंट रिसोर्सेज। डोंट बॉदर कि मेरे पास रिसोर्सेज हैं कि नहीं है। वी विल वर्क ड्यूरिंग द प्रोसेस वाली जो जर्नी है ना, उसमें हम रिसोर्सेज के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि हाउ कैन वी go toward developing the resources which are required to get to that long term picture। ठीक है ना। एंड एट वन पॉइंट अगर आपने लोग डेवलप नहीं किए, टीम डेवलप नहीं की, अपनी फैमिली को आगे आने वाले डेवलप नहीं किया, तो फिर आप जाके फंस जाएंगे ट्रांजिशन के पॉइंट पर आकर, और आप या तो स्प्लिट हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। 40 साल की मेहनत में एक चीज़ खड़ी की थी वो आपकी ख़त्म हो जाएगी ना। खत्म हो जाएगी। तो 40 साल के बाद वो ख़त्म क्यों हो रही है? आपका जो बिज़नेस है वो बरगद का वो दरख्त होना चाहिए जो होती नहीं पुराना पुराना बरगद का, जिनके नीचे छाँव और लोगों को मिल रही हो, है ना। को पूछा भाई किसने लगाया था, उन्हें हम आया था, अब्बा ने लगाया था। भाई अच्छा, वाह भाई, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सो मूविंग फॉरवर्ड, विजन की जो वर्कशॉप थी उसके अंदर मेरी पर्सनली 3 से 4 टेक अवेज थे। जी। तो एक तो ये है कि हम बिजनेस के हिसाब से विजन सेट करते हैं हाँ या लार्जर देन लाइफ कोई विजन सेट करते हैं, जी। तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। उसमें आप खुद बताते खुद आपकी जो सेहत है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। यमीनुद्दीन साहब माशाल्लाह फिट हैं, सही है, तो वो ट्रैवल कर पा रहे हैं इतनी एनर्जी के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें कर रहे हैं। तो एक तो पर्सनल हेल्थ है, वाई इज़ दैट इम्पोर्टेंट। दूसरा आपकी फैमिली, शुरू में भी आपने जिक्र किया कि उनको अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। हाँ तो वो अगर अलाइन नहीं है, वो किस तरीके से आएँ, तो ये जो 2 एलिमेंट्स हैं, उसके बाद फिर ऑफ कोर्स आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, दोस्तियां हैं, ख़ानदान हैं, तो वो कहाँ कहाँ पे कितनी परसेंटेज उसकी होनी चाहिए, वो ऑफ कोर्स डिटेल में तो इंशाल्लाह जब आप जाएंगे वर्कशॉप में तो यमीनुद्दीन साहब आपको पूरा फ्रेमवर्क सिखाएंगे। बट उसको अगर हम टच कर लें, बॉटम लाइन टच कर लें उसकी, हाँ। कि वो क्या चीज़ें हैं। ओके। अच्छा देखिए, बॉटम लाइन ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इस दुनिया में पैदा किया ना, तो हमें लाइफ में बहुत सारे रोल दिए हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मेरा जो रोल है वो सिर्फ ट्रेनर या कंसल्टेंट या कोच का रोल नहीं है। तो मैं घर में होता हूँ तो मैं फादर हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, मैं ब्रदर हूँ, है ना। सोसाइटी में हूँ तो मैं एक शहरी हूँ, इस मुल्क का, इस शहर का। मैं जो है वो उम्मती हूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जी। है ना, मुसलमान भी हूँ। और इस तरह से जो है ना वो मैं एक प्रोफेशनल भी हूँ।
तो एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, तो हम सबके डिफरेंट रोल्स हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हर बंदे को अपने रोल्स की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक एंटरप्रेन्योर है तो वो सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं है, बहरहाल आपकी एक फैमिली है, जी, ठीक है ना, और उस फैमिली की तरफ आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और अगर आपके बच्चे हैं, बेगम है, पेरेंट्स हैं, तो है ना, तो आपको वो सारी जिम्मेदारियां भी निभानी हैं। तो आपका जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होना चाहिए उस तरह से होना चाहिए कि विज़न जो होता है ना, वो सिर्फ एक चीज़ का नहीं होता, वो सिर्फ एंटरप्रेन्योरियल नहीं होता, बल्कि विज़न आपके पास अपनी फैमिली लाइफ का भी होना चाहिए कि अगर अल्लाह ने आपको फैमिली दी है, आपके बच्चे हैं, आपकी अहलियाँ हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो यू हैव टू थिंक अबाउट देयर फ्यूचर। यार मुझे अल्लाह ने औलाद की नेमत दी है, तो मैं इनके लिए क्या चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप ये प्लान ही नहीं कर रहे हैं उनके लिए, तो वो तो बेचारे अपने वो भी सोसाइटी के तरह जो है ना, वो कहते हैं कि ऑटो पे चल रहे होंगे जहाँ सोसाइटी लेके जा रही है, जहाँ कल्चर लेके जा रहा है। तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। फिर उससे भी पहले आपने कहा सेल्फ। देखिए, आपकी अपनी ज़ात है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप आज कुछ भी कर पा रहे हैं या मैं कुछ भी कर पा रहा हूँ, तो उसमें मेरी अपनी ज़ात की डेवलपमेंट का बड़ा अमल दखल है। जी, अच्छा, अपनी ज़ात की जब मैं बात करता हूँ सेल्फ की, तो उसका भी एक विज़न होना चाहिए। और अपनी ज़ात जो होती है उसमें सिर्फ हेल्थ यानी कि फिज़िकल हेल्थ नहीं होती। तो यू हैव टू थिंक अबाउट योर फिज़िकल हेल्थ। आपको अपनी इमोशनल हेल्थ का बड़ा चूँकि अगर आप इमोशनली हेल्दी नहीं हैं तो वो एक और डायलेमा हो जाता है, ठीक है ना। और आजकल आप शायद देखते हो कि जो इमोशनल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह ये है कि हम एक बहुत ही इम्बैलेंस्ड अप्रोच पे अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, ठीक है ना। लॉट ऑफ वी टेक अप सो मच इन टर्म्स ऑफ जिम्मेदारियाँ, और वो एंटरप्रेन्योरियल और पैसे भी कमाने हैं और जनाब ये भी करना है और वो भी करना है, लेकिन वो बर्नआउट जब होता है और जब वो आपका 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 आप इमोशनली तैयार नहीं होते हैं उस लोड को लेने के लिए, तो यू गेट इनटू ट्रबल। तो आपको फिजिकल हेल्थ भी देखनी है, अपनी इमोशनल हेल्थ भी देखनी है। एंड सेकेंडली, इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर और इवन यू आर अ प्रोफेशनल, आप किसी प्रोफेशन में हो, अगर आप अपने आप को इंटेलेक्चुअली डेवलप नहीं कर रहे, अगर आप इंटेलेक्चुअली ग्रो नहीं कर रहे अपने आप को, तो आप बहुत ज़्यादा आगे जा नहीं सकेंगे, क्योंकि हर फील्ड के अंदर हर जगह पर जो है वो चीज़ें तब्दील हो रही हैं, रिसर्च आ रही है। तो आपको अपने इंटेलेक्चुअल सेल्फ को भी देखना है, ठीक है। और चौथी करेक्ट, चीज़ जो सेल्फ से रिलेटेड होती है वो होती है आपकी स्पिरिचुअल सेल्फ, ठीक है ना, योर रिलेशनशिप विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह की मदद के बगैर तो जैन साहब कुछ कर नहीं सकेंगे, जमीन साहब कुछ कर नहीं सकेंगे ना। तो मुझे अपने अल्लाह से भी ताल्लुक, उसको भी मुझे विजुलाइज करना है कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू आई वांट टू सी विद माय क्रिएटर। और मुझे मुझे अल्लाह से जो है ना वो मांगना है। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से इस्तेमाल करें अल्लाह, और बड़े मकासद के लिए करें, और मुझे जो है वो उसके लिए वो एबिलिटी भी दें, इमोशनल, मेंटल, फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल। तो अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ूँगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला देंगे। तो सेल्फ़ का जो रोल है किसी भी काम को करने में, वो बहुत क्रिटिकल है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो है ना वो हमें जो है ना वो इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं इतने इतने लोगों को देख चुका हूँ, आई मीन जो है ना वो सफ़र करते हुए, कि अब मेरी बस हो गई है। मैं कहता हूँ कि यार देखो, ज़रूर हमें काम करना है, बट अपने सेल्फ़ को थोड़ी नज़रअंदाज करेंगे आप। आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब चीज़ें के ऊपर काम किया, उनसे बड़ा विज़न तो मेरा नहीं हो सकता, ना आपका हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो उन्होंने अपना हस्बैंड का रोल भी निभाया, वालिद का रोल भी निभाया, नाना का रोल भी निभाया, पड़ोसी का रोल भी निभाया, ठीक ना? एहसन तरीके से। ऐसन तरीके से निभाया ना। तो वही मैं और आप उस लेवल पे तो शायद नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम हमें ये क्लैरिटी तो हो कि यार मुझे अपने इन तमाम रोल्स को लेकर चलना है, ताकि कल मेरे बच्चे कहें कि मेरे वालिद साहब जो थे उन्होंने ये काम भी किया देखो, और उन्हें हमारी तरबियत भी ऐसे की और हमारे लिए पूरा स्ट्रक्चर बनाया। तो ये मैं समझता हूँ कि हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इस पे हम अपनी वर्कशॉप में मैं बात करता हूँ बहुत डिटेल में, कि रोल्स कितनी किस्म के होते हैं, उनमें कहाँ जाकर आपको, कहाँ से किस पॉइंट से नीचे आप नहीं जा सकते। जी। देयर इज अ मिनिमम थ्रेशोल्ड, हाँ, यू रिमेंबर ना? अमेज़िंग, अमेज़िंग। सो या सो वो सो पॉइंट एवरी रोल हैज अ मिनिमम थ्रेशोल्ड। क्या बात, क्या इफ बात। यू कैंट गो बिलो दैट। तो ये पता होना चाहिए आपको। ये पता नहीं है तो फिर अगेन गलती लोग क्या करते हैं कि वो पता ही नहीं होता कि वो बिलो जा चुके हुए होते हैं, और जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं, और वो उसको नाम दे रहे होते हैं कुर्बानी का। कुर्बानी नहीं होती है, नादानी होती है। सही है, सही। मुझे जो चीज़ें याद है ना वर्कशॉप से, मेनली वो स्टोरीज़ हैं। जितनी पॉइंट्स आप सुन रहे हैं ना, तो ज़्यादातर मैं इम्पैक्ट और अभी भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह याद है, और वो पूरी स्टोरीज़ आई कुड रिकॉल। तो इंशाल्लाह जब आप वर्कशॉप में जाएँगे तो यू विल गेट टू हियर ऑल द स्टोरीज़ फॉर ईच ऑफ दीज़ पॉइंट्स इंशाल्लाह।
सो यमीनुद्दीन भाई, आपने अभी जो बात की है इसमें हर चीज़ को एक एक जगह मतलब रखें और मिनिमम थ्रेशोल्ड पॉइंट है। एक और चीज़ जो हमें नज़र आती है वो ये कि जितने ग्रेट लोग हैं मतलब आज के टाइम पे, वो ग्रेट लोग जो हैं वो वर्क लाइफ बैलेंस उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए सिर्फ एक प्रायोरिटी है, एक फोकस है, वो फोकस ड्रिवन ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि ये वर्क लाइफ बैलेंस ही क्या चीज़ होती है, ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिजनेसेस आपने जो ग्रो होते देखे हैं उनको आपने अलाइन होते देखा है, मतलब 8 घंटे ही काम करते हैं दिन में, या अगर ज़्यादा करते हैं तो वो बाकी चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे होते हैं? योर टेक ऑन दैट। मतलब देखिए, सबसे पहली बात है कि बैलेंस का मतलब 8 घंटे नहीं है, अच्छा। ठीक है ना। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप 8 घंटे, अगर 8 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे होंगे तो इसका मतलब ये है कि यार बैलेंस नहीं है। आपने बैलेंस जो है ना डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, अच्छा। ऐसा नहीं है। देखिए, बैलेंसिंग जो होती है ना, वो घंटों से नहीं होती। अच्छा। हाँ, घंटों से नहीं होती। देखिए, हर चीज़ का अल्लाह ने हमारे हर रोल का हमारी ज़िंदगी में एक पर्टिकुलर मकाम रखा है। अब मकाम को पहचान लें। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हर रोल का एक मिनिमम परफॉर्मेंस का बेंचमार्क है, आपको पता होना चाहिए। यानी जिसको कहते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मिनिमम पासिंग मार्क्स ही लूँ। अच्छा। इसका मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि दिस इज़ द मिनिमम, इससे नीचे मुझे नहीं जाना। हाँ, मुझे कोशिश करनी है कि मैं इससे बेहतर हूँ, ठीक है। अब वो तो मैं डिस्कस करने का मौका नहीं है, तो वो अगर आपको पता हो तो फिर ये वाला जो कन्फ्यूजन लोगों का ना वो दूर हो जाता है कि जो है वो मिनिमम हमारे बैलेंस का मतलब क्या है, ठीक है। तो लोग समझते हैं बैलेंसिंग को, लोग घड़ी से देख रहे होते हैं कि यार मैं 8 घंटे ही काम करूँ। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है ना वो 18 घंटे काम कर रहे हो। इल्ला ये है कि कोई ऐसी ज़रूरत हो, जहाँ पर जंग हो जाए, तो देखिए जंग में तो 24 घंटे काम करना है, जंगी सूरत हाल में। तो वहाँ पे अगर कोई बंदा जो है ना कोई फौजी मैदान जंग में हो गया कि यार मुझे वर्क लाइफ बैलेंस करना है, भाई इस वक्त तो जंग लगी हुई है। ठीक है ना, मुझे तो घर जाना है, मुझे तो अम्मी याद आ रही हैं, ठीक है ना, तो नहीं हो सकता ना। हाँ। तो जो हमारा जो थ्रेशोल्ड होता है ना परफॉर्मेंस का, वो भी देखें, वो वेरी कर रहा होता है सिचुएशन सिचुएशन, ठीक है। हाँ, देयर इज़ अ थ्रेशोल्ड कि आपको वो काम करना है। आपने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया, नया बिजनेस शुरू किया, दैट विल डेफिनेटली टेक मोर टाइम। आप 8 घंटे में नहीं कर सकेंगे। आप एक नई दुकान खोलें, नया बिजनेस शुरू करें, तो कभी कभी आपको 15-15, 16-16 घंटे भी काम करना पड़ता है। लेकिन 15-16 घंटे काम करने का मतलब पतन ये नहीं है कि आपने अपनी लाइफ में कोई, फैमिली लाइफ में कोई इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। तो उस पर मेरी जो टेक, आप कह रहे हैं, टेक ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दी कि परफॉर्मेंस कहाँ पे जाके जो है ना वो कहलाएगी कि वो बैलेंस आउट हो गई है। ये आपको हर बंदे को क्लियर होना चाहिए। और फैमिली को इसलिए मैंने कहा क्लियर होना चाहिए कि बहुत दफ़ा फैमिली भी नहीं समझती। मतलब बेगम साहब अगर नहीं समझ रही हैं और उनका ख्याल ये है कि मैं चूँकि अगर फॉर एग्जांपल किसी वजह से काम की सिचुएशन ऐसी है या हालात ऐसे हैं कि मुझे जो है ना वो 8 की बजाय 12 घंटे देने पड़ रहे हैं, और अगर बेगम के जहन में ये बात आ गई कि आप तो बैलेंस नहीं कर रहे, तो उनको मुझे समझाना पड़ेगा कि बैलेंसिंग इज़ नॉट अबाउट गिविंग 8 आवर्स और 12 आवर्स टू वर्क। बैलेंसिंग इज़ समथिंग एल्स। जो मुझे आपके हुकूक अदा करने हैं, जो भी अल्लाह ताला ने मुझ पे किए, क्या मैं वो पूरे कर रहा हूँ? मिनिमम अपना बेंचमार्क पूरा कर रहा हूँ? अगर मैं पूरा कर रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं कहूँ तो इस वक्त हम जंगी सिचुएशन में हैं, हाँ, एग्जैक्टली आई वाज थिंकिंग अबाउट कि ठीक है। आप आइडेंटिफाई करके बताएंगे पाकिस्तान कितने महाज पे एक साथ अभी जंग की सूरत हाल पे नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में तो हम देखें, हम मल्टीपल महाजों पे जंग की सूरत हाल में है, ठीक है। सबसे पहली बात, हम एक पुअर इकोनॉमी हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है, और हमारे यहाँ ऐसे लोगों की बहुत कमी है कि जिनके पास वो शऊर और वो सोच हो और वो वाकई लार्जर दैन लाइफ कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब इकोनॉमी पुअर है, गुर्बत है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो सर वहाँ पे तो मुझको और आप जैसे लोगों को नॉर्मल एक आदमी से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जो चॉइस नहीं है। क्योंकि मैं भी नहीं करूँगा तो कौन करेगा। हाँ, अगेन इसका मतलब ख़तन ये नहीं है कि मैं अपनी फैमिली को नज़रअंदाज कर दूँगा, मैं अपनी फैमिली को भी देखूँगा। मैं आज भी, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मेरा सैटरडे संडे छुट्टी नहीं होती मेरी। आज इत्तेफाक है कि मैं आपको मिल गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वरना नॉर्मली जो है वो मेरा जो वीकेंड होते हैं वो किसी न किसी वर्कशॉप में होते हैं। आप मेरा कैलेंडर उठा के देखेंगे तो 52 वीकेंड्स होते हैं साल में। 52 में से ईजीली 46-47 वीकेंड्स आई एम इन वन ऑफ माई वर्कशॉप और कंसल्टिंग और समवेयर। तो मुझे तो वीकेंड मिलते हैं, बस रमज़ान के 4 वीकेंड मिलते हैं, उसके अलावा 1 आध 2 वीकेंड और मिल जाते हैं, बस नहीं मिलते मुझे। इसलिए कि ये भी एक महाज है ना जिसमें हम जंग लड़ रहे हैं। वो जंग क्या है भाई? हमारे लोगों की डेवलपमेंट नहीं है, किरदार साजी नहीं हो रही,
उनका माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा, छोटा छोटा सोच रहे हैं हम लोग। तो ये कौन करेगा? अब ये काम का अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर डाल दिया है, ये जिम्मेदारी मैंने ले ली है और जो विजन हमारा है तो मैं कहता हूँ करूँगा। लेकिन अगर मेरी वाइफ अलाइन ना हो, मेरे बच्चे अलाइन ना हो ना, तो बच्चे और बेगम ये बोलेंगे ना, भाई क्या है भैया, तो वीकेंड भी नहीं दे रहे। हाँ, तो वीकेंड भी नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ, इसका मतलब अगर आप मेरी वाइफ से बच्चों से पूछेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको कहेंगे कि नहीं, बाबा जो है वो बैलेंस करते हैं, बहुत अच्छा बैलेंस करते हैं। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स, इट इज़ अबाउट द क्वालिटी, इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी। ठीक है ना, आप वो क्वालिटी, वो जिम्मेदारी क्वालिटी के साथ पूरी कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ या नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो पाकिस्तान में लोगों की डेवलपमेंट एक जंग है इस वक्त, जो हमारे किरदार के, हमारी प्रोडक्टिविटी के, हमारी परफॉर्मेंस के, हमारी इंटेग्रिटी के जो हालात हैं ना सर, बहुत अच्छे नहीं हैं। यू नो, बीइंग एन एविड ट्रैवलर अराउंड द वर्ल्ड, मैं तकलीफ़ होती है मुझे कि यार हम लोगों को क्या हो गया है। हम लोगों को सोशल मीडिया ने भी साथ हम, मतलब वो बात ये है कि हमें वो, हमारी फाउंडेशन जो है ना वो बनी ही नहीं है। तो फाउंडेशन बनाने की ज़रूरत है भाई, किरदार पे काम करने की ज़रूरत है। टेक, इतना टैलेंट, इतना टैलेंट, इतना अमेजिंग टैलेंट है इस मुल्क के अंदर, मगर उनको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है, उनको कोई विजन देने वाला नहीं है। आप जैसे लोगों को देख के हिम्मत मेरी बढ़ जाती है, उम्मीद बनती है कि नहीं यार, काम करने वाले लोग हैं और ये काम करने वाले लोग बढ़ाने हैं। हमें यहाँ पर जो है ना वो, हमने अपनी टेक इंडस्ट्री को मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनाना है, और बन सकती है। कोई, आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आप इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, तो हमने इस पर काम करना है। फिर इसके अलावा बहुत सारे और शोबे हैं। कौन सा शोबा है जहाँ पे हमारे पास जंग नहीं चल रही भाई इस वक्त? फैमिली के फ्रंट देखें तो वो भी जंग चल रही है। बच्चों की, पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा बच्चों की तरबियत कैसे करें बेचारे, क्योंकि पेरेंट्स की अपनी डेवलपमेंट नहीं हुई। ठीक है ना, तो हम तो इस वक्त मैं कहता हूँ जंगी सूरत हाल में, और जंगी सूरत हाल में आप छुट्टी नहीं करते। जंग में छुट्टी नहीं होती, जंग में जंग में आराम नहीं होता। ठीक है ना, इतना आराम होता है कि बस आप इस काबिल हो जाएं कि दोबारा से आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। तो सर आप और मैं जो है वो इस वक्त मैदान जंग में है, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, अपनी यंग जनरेशन के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। और हमें तो कहते हैं कि अपने हिस्से का काम करना है। उसकी वो जाने, उसे पासे वफा था कि ना था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। क्या बात, क्या बात। तो अपने हिस्से की शम्मा जलाएं और उसके बाद तो बस सर कहानी ख़त्म हो जाएगी हमारी। लेकिन पीछे कुछ छोड़ जाएं, हाँ, पीछे कुछ ऐसा छोड़ के जाएं कि जो हमारे बाद भी हिलाता रहे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। यमीनुद्दीन भाई, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। मेरे पास अभी मतलब बहुत लंबी लिस्ट है सवालों की, बट हमारा टाइम जो है वो तकरीबन क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। एक तो विजन की अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप वो वर्कशॉप चलती है आपकी, दूसरा टाइम मैनेजमेंट पे। तो ये दोनों वर्कशॉप्स हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कितने इदारे ऐसे हैं जिनमें ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं और वो ग्रो भी कर चुके हैं और उनको कोई चीज़ रोक रही है? तो आपको लगता है कि ये इन दोनों चीज़ों में से कोई एक प्रॉब्लम उनकी हो सकती है? मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा। देखिए, टाइम की मैनेजमेंट तो हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है ना, मतलब इवन आप सोचें कि जब हम मल्टीनेशनल्स इनवाइट करती हैं, मल्टीनेशनल्स में जहाँ पे बड़ा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है, तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की लोगों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, अच्छा टाइम मैनेजमेंट इज़ अगेन, टाइम मैनेजमेंट इज़ को जो ना, बहुत सारे लोग टाइम मैनेजमेंट को गलत समझते हैं। तो समझते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है क्लॉक को मैनेज करना। टाइम मैनेजमेंट इज़ नॉट क्लॉक मैनेजमेंट। बेसिकली what I do, strategic time management is actually strategic focus management. Focus management. हाँ, and we are living in a very distracted world. Yeah, totally. Totally, ठीक है। तो if you learn to improve your focus, you will automatically learn to improve your performance. तो मैं अपनी वर्कशॉप के अंदर बेसिकली बताता हूँ कि आपको क्या करना है कि आपका फोकस बेहतर हो जाए। आप जो काम कर रहे हैं, जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, वो बेहतर हो जाए। ठीक है, आपकी कमिटमेंट्स जो आप कर रहे होते हैं रोज़मर्रा, अपने कस्टमर से भी कर रहे हैं, कुलीग से कर रहे हैं, घर वालों से कर रहे हैं, हाउ टू क्रिएट अ फोकस कि वो कमिटमेंट मिस कमिटमेंट में कन्वर्ट ना हो, वादा खिलाफी ना हो। ठीक है ना, हमारी जो क्रेडिबिलिटी है दुनिया में वो बहुत बुरी है, बिकॉज वी आर पुअर इन फुलफिलिंग आर प्रोमिसेस। तो स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप के अंदर एक पूरा मॉड्यूल है जिसमें मैं बात करता हूँ कि हाउ आपको क्या करना है कि आपकी 100%, नॉट 99%,
आप 100% अपनी कमिटमेंट्स को जो है वो मैनेज करने के काबिल हो जाएं, ठीक है। तो अगर आप ये जब भी हो सकता है जब आप फोकस हों, और फोकस करने के लिए कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो ये प्रॉब्लम तो हमारा जो है ना वो मुझे हर जगह पे नज़र आता है, ठीक है ना। हम बड़े डिस्ट्रैक्टेड लोग हैं। दूसरा विजन, जो स्ट्रेटेजिक विजन्स की जो आपने वर्कशॉप की बात की मेरी, दैट टॉक्स अबाउट व्हाट एंड व्हाई बेसिकली, कि भाई व्हाट डू यू वांट टू सी इन द फ्यूचर एंड व्हाई डू यू वांट टू डू दैट। तो वहाँ पर हम व्हाट और व्हाई के फ्रेमवर्क पे बात करते हैं। स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट इज अबाउट हाउ, ठीक है ना। व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ये होगा कैसे, सही है, ठीक है ना। तो ये नटशेल अमेजिंग। ये है। तो लास्टली आई वुड वांट यू टू टॉक अबाउट कि पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं वो टॉप टू बॉटम सॉल्व होंगे या बॉटम टू अप सॉल्व होंगे? पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो 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 टॉप पे होता है ना उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, सही है, ठीक है। उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि वहाँ से अगर सही इनिशिएटिव लिए जाएं और एक प्रॉपर विजनिंग के साथ जो है ना काम किया जाए तो बहुत तेज़ी से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर टॉप से मुझे कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही तो मैं बॉटम से भी काम ना करूँ, ठीक है। तो हम बॉटम से भी काम करते करते टॉप पे पहुंच सकते हैं। वहाँ पहुंचकर हम जो है ना काफ़ी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो जो टॉप वाले लोग होते हैं उनको मैं कहता हूँ कि यार देखो एक काम करते हैं, सारे जितने टॉप पे लोग हैं ना, जितने मेन स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना, इन सबके कमरे में बंद कर दें, सही है, एक रिजॉर्ट के ऊपर बंद कर दें, सही है। मेरे साथ 5 दिन के लिए बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। और 5 दिन में हम क्या करते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक विजन क्राफ्ट करते हैं, उसका एक रोड मैप बनाते हैं जिसमें सब स्टेक होल्डर्स की, जो टॉप वाले स्टेक होल्डर्स हैं, इनकी ओनरशिप हो। एंड देन उस विजन को रियलाइज करने के लिए टॉप टीयर में से किसकी क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो भी डिसाइन कर लेते हैं, एंड देन मूव फॉरवर्ड। तो काम बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर ये काम नहीं हो पा रहा तो मैं नीचे वालों में कहता हूँ कि यार देखो बात सुनो, हम बंद हो जाते हैं हाँ, कमरे में, एंड लेट्स वर्क आउट आ विजन। अगर मैं टॉप पे कोई इम्पैक्ट अभी नहीं क्रिएट कर पा रहा तो मैं लोअर टीयर के ऊपर और मिड टीयर के ऊपर तो इम्पैक्ट क्रिएट करूँ ना, ठीक है। टॉप पे नहीं कर पाए हम तो अब्दुल बारी खान साहब ने इंटरनेशनल हॉस्पिटल बना के हेल्थ केयर में तो एक काम कर दिया, पाखता तकाफुल कंपनी तो बन गई ना भाई, मिज़ान बैंक तो आ गया ना वजूद में, अखवत फाउंडेशन तो बन गई, ये सारे बॉटम ठीक है। बॉटम टू अप। हाँ, डॉक्टर विशान उस्मानी तो हमारे दोस्त, हमारे भाई माशाल्लाह, ठीक है ना। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो है ना बॉटम पे काम करते करते वो अपना काम कर अपने से काम कर रहे हैं। तो इंतज़ार में ना बैठें कि यार टॉप से बॉटम पे आएगा तो फिर हम कुछ करेंगे। ये जो आजकल एक मायूसी और एक मनफियत फैली हुई है ना, इससे बाहर आ जाएं, ठीक है ना। क्यों? अल्टीमेट कंट्रोल किसका है सारे मामलात पे दुनिया के और कायनात के? अल्लाह का। अल्टीमेट कंट्रोल अल्लाह का है ना, खत्म हो गई बात। अल्टीमेट कंट्रोल जो है ना किसी चौधरी साहब का, किसी मियाँ साहब का, किसी जो है ना वो टॉप पे बैठे हुए किसी साहब का है ही नहीं। अल्टीमेट कंट्रोल तो अल्लाह का है। तो हमारा काम ये है कि हम अपना काम करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगें और अपना काम करते जाएं करते जाएं करते जाएं और एक दिन मर जाएं काम करते करते, ताकि कम से कम जब अल्लाह के बाद हम जाएं अल्लाह ताला कहेंगे ये हालात थे ना पाकिस्तान के, जहाँ 1/10 ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन रहती थी, तो तुमने क्या किया वहाँ पर। तो आप कह सकें कि मैं चिड़िया की तरह जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नमरूद वाली आग में चोंच में वो पानी का ख़तरा लेके आती थी, तो किसी ने पूछा था कि भाई इससे क्या होगा, तो उसने कहा इससे क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम। मैं तो ये अल्लाह ताला को कहूँगी कि आपने मुझे चोंच दी थी, मेरी चोंच में ख़तरा आता था पानी का, मैंने वो ख़तरा ला के डाल दिया। तो अल्लाह ताला ने आपको भी एक चोंच दी हुई है, मुझे भी एक चोंच दी हुई है और शायद आपके सुनने वालों को भी, हम सबको दी हुई है। आप सोचें ना कि ये 3 सारी चोंचें अगर मिल जाए ना तो बहुत बड़ा कुआं बन जाएगा, तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो कितना बड़ा होगा, सोचें आप। लास्टली इंडिया ने कोई 20 से 30 साल पहले जी जो उसके पास ह्यूमन रिसोर्स थी जी उसको बाहर भेजना शुरू कर दिया, और उस रिसोर्स ने पूरी दुनिया से, मतलब आई हैव ट्रेवल्ड मेरे ख्याल 8 से 10 कंट्रीज, हर जगह मुझे इंडियंस नज़र आए। जी मतलब हलाल फूड है, वो मुस्लिम इंडियंस हैं जिन्होंने वो रेस्टोरेंट्स खोले हुए हैं। वो श्रीलंका के भी फार ईस्ट में अगर कहीं वो हलाल फूड मिल रहा है तो वो इंडियंस ही वहाँ बैठे हुए हैं। और फार ईस्ट में भी अगर आप चले जाएं तो वहाँ भी आपको ज़्यादातर वही नज़र आते हैं। तो एक पिछले दिनों आवाज़ चली थी, पाकिस्तान जिंदाबाद या पाकिस्तान से जिंदाबाद। तो मुझे मतलब ऑफ कोर्स एक तो ये पर्सपेक्टिव है जो 30 साल पहले इंडिया ने स्टार्ट किया, अपना ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन टैलेंट बाहर आसानी कर दी उनके लिए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर।
और दूसरी अप्रोच ये है कि यहीं बैठ के इकोनॉमी इंडिया और चाइना ने तो वहीं रखे हैं। चाइनीज आपको नज़र नहीं आते हैं इतने ज़्यादा दुनिया में। तो आपको कौन सी अप्रोच सही लगती है, या फिर प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? इंशाल्लाह विल क्लोज ऑन दैट नोट। देखिए जैन भाई, इसमें जो है ना वो आ, हर पहली बात ये है कि पाकिस्तान से जिंदा भाग, तो पाकिस्तान से जिंदा कौन भाग रहा है? भाग हमने किसको बाहर भेजना है? ठीक है ना। राइट नाउ हम अगर बाहर भेज रहे हैं तो हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो बाहर जाती है वो हमारी लेबर क्लास होती है, वर्कर क्लास होती है। ठीक है, तो वहाँ पे जाते हैं लोग, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। जो हमारा इंटेलेक्चुअल तबका है वो, अभी मैं पढ़ रहा था, एक रिसर्च थी शायद पल्स कंसल्टेंट वालों ने की थी कि पाकिस्तान जो लोग बाहर गए हैं पिछले 2 सालों में, 4 सालों में, कितने परसेंट, तो 3% लोग वो गए हैं जो कि बैचलर्स या इससे ऊपर की एजुकेशन वाले लोग हैं, 3%। 97% पीपल जो कि बाहर गए हैं वो लोग हैं कि जो आपके जिस तबके के लोग मजदूरी करने के लिए गए हैं। इंडिया ने 20-30 साल पहले जो काम किया, उन्होंने अपने इंटरनली अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को कंट्रोल किया। वो फिएट और एम्बेसडर गाड़ी चलाते रहे और आईआईटी बनाई और बच्चों को डेवलप किया, अच्छी 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 उन्होंने जो है ना वो वर्ल्ड एजुकेशन दी। ठीक है, और उन्हीं बच्चों में से बहुत सारे बच्चे मुल्क से बाहर जाके उन्होंने जो वाइट कॉलर जॉब शुरू की, उनमें से बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी पोजीशन पे आज पहुंच गए। बहुत सारे उसमें ऐसे ग्रेजुएट्स निकल गया जिन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशंस स्टार्टअप्स बनाए और वो आज ग्रो करके बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बन गई हैं। ठीक है, हमने पिछले 20-30 सालों में अपने बच्चों पर या अपनी जनरेशन के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट नहीं की। ठीक है, गवर्नमेंट ने भी नहीं की और एज ए प्राइवेट कम्युनिटी भी हमने नहीं। बाल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, लेकिन हमने भी नहीं की और किसी भी शोबे में हमने उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं की जिस तरह हमें करनी चाहिए थी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें एक तो अब जो हमारी जो लेबर क्लास भी जाती है ना सर, वो अनट्रेंड होती है, वो इनडिसिप्लिन्ड होती है। वो बेचारा जो है ना वहाँ जाके उसको पता ही नहीं होता कि मैंने बिहेव कैसे करना है, मैंने काम कैसे करना है। ठीक है ना, मैंने कैसे जो है मैं ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। जबकि इंडिया से या बांग्लादेश से या फ़िलीपींस से जो लोग आते हैं ना, दे आर यूजुअली, चाहे वो ब्लू कॉलर जॉब वाले लोग होते हैं, बट दे आर ट्रेंड। ठीक है ना, सर्टिफाइड होते हैं और वो एक प्रोसेस से गुजर के आते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो वो उसमें आपको, अगर आप कभी ट्रैवल करेंगे तो आप देखेंगे जो ब्लू कॉलर जॉब वाले भी जो लोग हैं ना इन मुल्कों के, दे आर बेटर देन द पाकिस्तानी वर्क। पाकिस्तान का वर्कर बहुत हार्ड वर्किंग होगा लेकिन वो टाइम बहुत वेस्ट करता है, उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई हुई है। तो हमें दोनों लेवल पे काम करना होगा। हमें पाकिस्तान के अंदर भी काम करना है भाई, और हमें पाकिस्तान से बाहर भी कुछ लोग भेजने हैं जो वहाँ से रेमिटेंस भेजें, बाहर जाके कंपनी इस्टेब्लिश करें। ठीक है, वो भी हमें काम करना पड़ेगा। तो वी हैव टू फॉलो बोथ द अप्रोचेस। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच यमीन भाई फॉर टेकिंग आउट टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया, आई एम रियली ट्रूली ग्रेटफुल। और पर्सनली जब से वर्कशॉप हुई है उसके बाद आपका बहुत सारी जगहों पे विजन का इम्पैक्ट ऑलरेडी मौजूद था, और कुछ को मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द एफर्ट्स। थैंक यू सो मच जैन भाई, आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह बाकी सवाल आपके अगली पॉडकास्ट में। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग टू अस टिल द लास्ट मिनट। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।